बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह पाकिस्तान में आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं हाफिज़ नजम साकिब और आज मेरी 60 वाली जो चेयर है वो खाली है, और बल्कि चेयर ही मौजूद नहीं है क्योंकि कुछ देर तक मेरी को होस्ट रुशना ज्वाइन करेंगी। मौसम की बात करते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि इस्लामाबाद के बासी इस वक्त यकीनी तौर पर जानते होंगे सुबह तकरीबन 5-4 बजे से बारिश का कंटिन्यूस सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम में एक बड़ी जो है वो तब्दीली देखने में आई है कि हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से एक तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। अब रोज़ाना सुबह जब घर से निकलते हैं तो हर गाड़ी का शीशा मैं बंद देखता हूं, इसका ये मतलब है कि अंदर एसी चल रहा है। आज बहुत सारी गाड़ियों का शीशा नीचे था, बारिश लोग एंजॉय कर रहे थे और लोग लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। इस बारिश को काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी इस्लामाबाद को, क्योंकि इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस्लामाबाद में रुकी रुकी थमी थमी सी बारिश चल रही थी, और अगर तेज़ बारिश होती भी थी तो रात के औकात में होती थी। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करने का मौका है, और आज जो बादलों की सिचुएशन है उसको देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि पूरा दिन इसी तरीके से बारिश का ये खूबसूरत झिलमिल का सिलसिला जो है ना वो जारी रहेगा। ये रिमझिम भी होती रहेगी, और वैसे भी मानसून का सिलसिला है लेकिन उसके साथ सावन है, और जब आप फ़ोन किसी को मिलाते हैं तो आपको फौरी तौर पर सुनने को मिल जाता है कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने इख्तियार करनी है। तो इस वक्त प्रॉपर्ली उस तरीके से प्रिडिक्शन जारी नहीं की गई, लेकिन फिर भी खदशा जाहिर किया जा रहा है एनडीएमए की तरफ से भी, फेडरल फ्लड कमीशन की तरफ से भी और वेदर फोरकास्ट की तरफ से भी कि बहुत एहतियात से काम लें अगर आप लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, वरना इस वक्त अगर इज्तनाब कर सकते हैं और गैर ज़रूरी आपका ट्रैवल है तो फिर उससे इज्तनाब ही करें और घर पर सुकून से रहें। ये जो एक महीने का सिलसिला है, ज़रा ये मानसून बारिशों का ये निकल जाए, उसके बाद आप लोग ट्रैवल करें, आगे मौसम अच्छा होगा। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि मुल्क भर में बारिश की सूरत हाल है और मौसम की जो गर्मी थी, जो शिद्दत थी, वो टूटी है। सूरज का दौरानिया ज़रा कम हुआ, लेकिन हाँ, ह्यूमिडिटी लेवल कल इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो बहुत हाई था, उसकी निस्बत पंजाब में कम था। और पंजाब की ये बेल्ट जो जीटी रोड की है ख़ास तौर पर, वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि बारिश के बाद बहुत खुशगवार मौसम जो है ना वो महसूस किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से बारिश का सिलसिला, मौसम का सिलसिला आप लोगों के साथ अपडेट हम लोग शेयर करते रहेंगे। लेकिन हाँ, आज इस्लामाबाद के बासी इंजॉय करें खुलकर। खबरों का सिलसिला शामिल करते हैं, और सुबह ये खबर पढ़ते साथ ही बड़ी ही अच्छी इसकी जो वाइब्स थी, जो बड़ी पॉजिटिव थी वो लगी, और वो ये है कि सेंट्रल लंदन के मशहूर इंटरटेनमेंट हब है, इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स उसे कहा जाता था, वहाँ पर 2006 में एक सिनेमा था जिसको बंद किया गया था, और काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद बरतानवी अरबपति मुसलमान है आसिफ अजीज़, उन्होंने वहाँ पर मस्जिद बनाने की इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। और वो लंदन में 3 मंजिला ये मस्जिद बनाएंगे, जिसमें एक इस्लामिक सेंटर भी कायम किया जाएगा, और मस्जिद में तकरीबन 400 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद होगी। और ये बरतानवी अखबार की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आप तक हम ये बात पहुँचा रहे हैं। 2020 में यहाँ पर इन्हीं की तरफ से मस्जिद बनाने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन फिर उस पर एतराज़ भी देखने में आया था, और ये इनकी जद्दोजहद चलती रही, परमिशन का सारा सिलसिला हुआ, और फाइनली ये मस्जिद का मॉडल होगा जो आप लोगों के सामने है। याद रहे कि यहाँ पर पहले एक एंटरटेनमेंट के नज़रिए से सिनेमा हॉल होता था, जिसको 2006 में बंद कर दिया गया था। और अब खुशाइंद बात यह है कि इधर से जब एक एंटरटेनमेंट की जो जगह है, वहाँ से जब नमाज होगी, 5 वक्त की अजान होगी, डेफिनेटली इस्लाम भी प्रमोट होगा, और वो इस्लाम का जो एक पीस का मैसेज है कि सब एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, एक इमाम के पीछे एक यूनिटी जो नज़र आती है, वो भी दुनिया को एक लार्जर रिस्पेक्ट में मैसेज पहुँचेगा। अगली खबर है हमारे पास भारत से, और भारत से भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन बड़ी फ़िक्रमंद भी हैं हम लोग, क्योंकि ताजमहल के साथ सबकी एक वो रिलेशंस हैं। मुगलिया दौर की भी हम लोग बात कर लें तो उस हवाले से भी, और क्योंकि मुसलमानों की भी एक पहचान और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुगलिया दौर की याद ताज़ा करती है, तारीख़ की ये एक मोहब्बत की निशानी ताजमहल। तो ख़बर ये है कि भारतीय दारुल हुकूमत में तकरीबन दरियाए जमुना का बढ़ता हुआ पानी जो है वो असरअंदाज कर रहा है ताजमहल को आगरा के अंदर। और भारतीय मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत में दरियाए जमुना का पानी बिफर गया, जिसकी वजह से 497.9 फीट तक ये पानी पहुंच गया है, और 495.7 जो फ़ीसद है वो एक निचले दर्जे का सैलाब तस्वुर किया जाता है, तो उसको ये अबूर वैसे ही कर चुका है। इसकी वजह से ताजमहल का जो पिछला हिस्सा है, जहाँ पर मुल्का सहरा घाट है और वहाँ पर जो पार्क मौजूद है, ग्राउंड मौजूद है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, और वहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है। तो ये बहुत अरसे से प्लानिंग भी इनकी जारी थी, लेकिन अब पानी इतना आ गया है तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जो है सोचना पड़ेगा तारीख़ी विरसे को बचाने के लिए। अब रुख करते हैं अमेरिका का, और अमेरिका से टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे पास बहुत ही कमाल की खबर है, और वो ये है कि टेक्नोलॉजी में
एक और तरक्की उबूर की है एलॉन मस्क ने। टेस्ला कंपनी का हम लोग जिक्र करेंगे, जहां पर उनकी गाड़ियां मशहूर हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमारे पास मशहूर हैं। एलॉन मस्क वैसे खुद इतने मशहूर हैं कि उनकी वजह से वो जिस भी चीज़ पर हाथ रखते हैं वो आगे चली जाती है, चाहे स्पेस एक्स की बात हो, चाहे हम लोग ट्विटर की बात करें। पहला साइबर ट्रक बना लिया गया है एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की जानिब से, और ये इतना खूबसूरत इसका मॉडल है, ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ये ट्रक प्रॉपर्ली एक कार की शक्ल नज़र आ रही है और कितनी उसकी मजबूती है, ये उसके लिए टेस्ट भी किया गया था, उसको पता नहीं लोहे की बॉल मारकर या कुछ इस तरह। और ये साइबर ट्रक जो है ये देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। 2,50,000 तकरीबन ये साइबर ट्रक बनाने के अज़म का इजहार किया गया है, और ये 3 मॉडल इसके बनाए गए हैं, जिसकी कीमत जो है वो तकरीबन $39,900 से लेकर $69,900 तक जो है ना वो बनाई गई है। इसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं और आई एम श्योर कि ये बहुत ही कारआमद होगा। और मुझे तो साइबर ट्रक की जब फील आ रही थी ना, तो सुनते साथ कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रक नुमा चीज़ होगी और उसको कोई स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया गया होगा, लेकिन ये साइबर ट्रक इसका नाम दिया गया है, और हाइट में ऊंचा है इसलिए इसको नाम दिया गया हो, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है और ये यकीनी तौर पर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको लेना चाहिए, ये उनके एडिशंस में इजाफा होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अमेरिका में ही एक और ख़बर के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों स्टीव जॉब्स की कुछ चीज़ें नीलामी में पेश की गई थी, जिनकी भारी रकम जो है ना लोगों ने अदा की थी और ऑक्शन से ख़रीदा था। तो इसी तरीके से एक आईफोन है, और आईफोन यकीनी तौर पर 3 आईफोन से पाकिस्तान का आगाज़ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में 3, 3S बहुत ज़्यादा चले, फिर 4 और ऑनवर्ड चलते रहे। अभी भी खबर ये है कि एक आईफोन 2007 का ये आईफोन है, और ये एक मॉडल जो है $1,90,000 में फ़रोख्त किया गया है। और आमतौर पर जैसे ही आपके आईफोन्स जो है ना वो दुकान से बाहर ले जाते हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही देखा गया निज़ाम। और 2007 का आईफोन, आई एम श्योर कि अभी भी पाकिस्तान में इस तरह के आईफोन यूज़ हो रहे होंगे या कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, तो उन लोगों को भी ये खबर सुन के यकीनी तौर पर जो है ना वो ऑक्शन का इंतज़ाम इंटरनेशनली कुछ करना चाहिए और उनसे रब्ता कायम करना चाहिए। अगर आपके वहाँ पर कोई लोग मौजूद हैं, कोई आपके रिश्तेदार या किधर किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर रब्ता करें, क्या पता आपका भी भला हो जाए। ये एक टिप है, इसके बारे में ज़रूर जो है ना वो रिसर्च करें, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स का जिक्र किया, तो ये मोबाइल फ़ोन जो है ना ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास वो फिर भी अधूरी लगती है। और इसके अंदर सिम्स और फिर सिम्स का इजरा और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ये बहुत ज़रूरी अमल है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कैसे पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसकी इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए, और अपने भी कैसे वसाइल यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक स्टेप लिया है कि सिम्स की मोबाइल फ़ोन के आर्जी रजिस्ट्रेशन का निज़ाम जो है ना वो उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। और उनका कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़राअत से में और इसके अलावा IT में और मादनियात के शोबे में इससे मदद हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने ये मेंशन किया कि जल्द ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नॉन फंक्शनल पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। ये क्या सारी तफसीलात हैं ये हमें आगाह करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल एप्लीकेशन के इजरा से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन का वक्त बढ़ा दिया गया है। इस निज़ाम के तहत टैक्स की मियाद को 2 माह से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस निज़ाम से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आते हैं इनको फायदा होगा और टूरिस्ट भी इससे फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में करोड़ों नौजवान IT के शोबे में तालीम हासिल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन प्रोग्राम में इस हवाले से फंड रखे गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इस वक्त दुनिया में इसको बेपनाह सपोर्ट मिली है तमाम तरक्की पजीर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में। इस बजट में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में अच्छे खासे फंड्स रखे गए हैं नौजवानों की तरबियत के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्ड प्रोग्राम। लाखों बच्चों को इस वक्त मेरिट पर लैपटॉप्स दोबारा मिल रहे हैं। IT पार्क जो आपका, इसको आप बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएं। इस मैदान में हम बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। IT के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन फॉर ऑल का विजन दिया है। मुल्क में पहली दफा मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं। 2022 में 22 मिलियन मोबाइल फोन बनाए गए। चेयरमैन PTA ने कहा कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जिद्दत की तरफ गामजन है। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ऑनलाइन डिवाइस रजिस्ट्रेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई।
तो हुकूमत के बहुत सारे स्टेप्स हैं और उन्हीं में ये भी स्टेप है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अब आपको बताने हैं कि बरतानिया की आन जहानी शहजादी लेडी डियाना, जिनका जिक्र जो है वो पूरी दुनिया में होता रहता है, उनका एक स्वेटर ब्लैक रंग का जिस पर ब्लैक और रेड शीप बनी हुई हैं उसको नीलामी के लिए पेश किया गया है। और ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि तकरीबन ये गर्मियों के अख्ताम तक ये स्वेटर जो है ना वो फ़रोख्त हो जाएगा और ये हो जाएगा तकरीबन $80,000 का। और क्या वो खूबसूरत खुद थी और कितना उन पर ये स्वेटर जच रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं। और डेफिनेटली इसको ख़रीदने वाले मद्दाहों की तादाद जो है वो यकीनी तौर पर कम नहीं होगी। और ये स्वेटर जो है ये बहुत ही एक मशहूर ब्रांड का है जो उस वक्त ऑपरेशनल था और आजकल वो ऑपरेशनल नहीं है, तो इस वजह से भी ये ख़रीदने वालों की तादाद जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब आप लोगों को मैं रुख करता हूँ अमेरिका से, बल्कि लंदन से डायरेक्ट आपको लेकर जाते हैं हम भारत के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को अगर ये मालूम हो, हम लोग अक्सर ये जिक्र करते रहते हैं कि ये जो भीख मांगने का पेशा जो है, ये जो भिखारी हैं ये कितना एक कमा लेते होंगे। और कुछ लोगों का अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं और कुछ लोगों का होता है कि नहीं बस गुजारा ही होता है। तो जिन लोगों का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं उनका किसी हद तक दुरुस्त अंदाज़ा है, क्योंकि भारत में एक शख्स को डिक्लेयर कर दिया गया दुनिया का अमीर तरीन भिखारी। और ये कौन है जी, इनके बारे में आपको हम बताते हैं कि जैन नामी भिखारी इनका नाम है, भरत जैन इनका नाम है और तकरीबन इनकी मालियत $10 लाख से ज़्यादा है। जी हाँ जी। और आप लोग ज़रूर इस बात के बाद तखमीना लगाइए कि आप लोगों की जो है ना वो कितनी है तादाद। और जहाँ भारत में बहुत से लोग जो है वो PhD करने के बाद भी इस वक्त जॉब्स के तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और चंद ₹100 के पीछे जो है ना वो PhD मैंने वहाँ पर यहाँ तक की कहानियाँ सुनी हैं कि चपरासी की नौकरी भी कर रहे हैं। तो ये चपरासी की नौकरी करना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक PhD स्कॉलर के लिए ये यकीनी तौर पर एक मायूब बात है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ वहाँ पर ऐसी सराहियत करती हुई ये भिखारीपन है कि एक भिखारी दुनिया का अमीर तरीन जो है ना वो भिखारी तस्वुर हो गया है। तो क्या ये बात है जी। और माहाना तकरीबन इनकी इनकम जो है वो कहा जा रहा है कि ₹60,000 से $75,000 मिनिमम होती है, तो आप अंदाज़ा लगा लें। अब अमरीकी रियासत का हम लोग जिक्र करते हैं ओहायो का, जहाँ पर एक शहरी की ज़ुबान में अचानक जो है ना उन्होंने बहुत सारे सिगरेट्स का एक वक्त में इस्तेमाल किया और काफ़ी अरसे से वो सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये उन लोगों के लिए भी बात है जो सिगरेट नोशी करते हैं, इससे इज्तनाब करें, क्योंकि ये जो ज़ुबान आप लोग देख रहे हैं ग्रीन हो गई है, ये किसी और वजह से नहीं हुई, इसमें फंगस और पता नहीं किस किस किस्म के जरासीम लग गए हैं जिसकी वजह से इनकी ये रंगत और इसकी अशकाल जो है ये सब कुछ तब्दील हो चुकी है और ये अच्छा खासा इनको डैमेज कर रही है। और ये सब्ज़ ज़ुबान वाले रंग जो है इनको इंग्लैंड में बाकायदा तौर पर अब जर्नल ऑफ मेडिसिन की तरफ से इसको शाया किया गया था। इनके रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 64 साल इनकी उम्र है और जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिगरेट पी है, जब इनकी ये टंग जो है ये ग्रीन हो गई, इन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया तो पता चला कि इनकी रंगत और उसकी साख्त भी तब्दील हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ सिगरेट। सो स्मोकिंग से जितना बच सकते हैं आप लोग बचें। आगे बात करते हैं और बहुत ही अच्छी बात मेरे सामने आई सऊदी अरब के एक आर्टिस्ट के बारे में। आर्टिस्ट को जितना भी प्रमोट किया जाए कम होता है। सो आर्टिस्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर ये थी कि बहुत अनथक मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद और बार बार ट्राई करने के बाद उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है, दुनिया की पहली ऑयल पेंटिंग, जो पूरी दुनिया के पूरी ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टेम्परेचर के हिसाब से तब्दील करती है अपनी शक्ल, अपनी रंगत भी तब्दील करती है और अपनी शक्ल भी तब्दील करती है। कहीं पर टेम्परेचर अगर 40% है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर कुछ और इसकी शक्ल होगी, कुछ और रंगत होगी। कहीं पर अगर सर्दी है और 10 डिग्री है तो वहाँ पर कुछ और होगी, और कहीं पर अगर माइनस है तो वहाँ पर कुछ और होगी। और ये दुनिया में या इस खित्ते में पहली ऐसी पेंटिंग तस्वुर की जा रही है जो उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ी रिसर्च के बाद और बड़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद इसकी जो है ना फाइनली इन्होंने ये हासिल की है। तो पहले हम आपको बता रहे थे कि घास जो है ना वो ज़बान पर नज़र आ रही थी ग्रीन ग्रीन, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे शख्स जिसको पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना जो है ना वो मैं अपने साथ हमेशा एक पौधा लेकर घूमा करूं। तो ऐसा मुमकिन तो नहीं था कि वो पॉकेट में या कहाँ पर एडजस्ट कर सकते, तो उन्होंने अपने सर पर घास उगा ली है। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना कि उन्होंने अपने सर पर घास उगाई है। अब इसका अमल क्या था, उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ये कोई वैसे नहीं है कि ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि कुछ सर पे कोई चीज़ लगाई हुई है वक्ती तौर पर यहाँ रखी गई है। ये बाकायदा तौर पर इतनी ग्रोथ हो चुकी है इनके सर पर, इन्होंने बीज डाला है बाकायदा तौर पर और फिर उसके बाद उसको पानी दिया, उसको खाद दी है और फिर उसके बाद जाकर ये प्रॉपरली जो है ना वो घास उगना शुरू हो गई है। और इनका ये मानना है कि इसकी जड़ें इन्हें तंग करती हैं और कई दफ़ा इनका खून भी जो है ना वो आना शुरू हो जाता है सर की स्कैल्प से, और कई रात ये सो नहीं सकते और नींद भी इनको बैठकर जो है ना वो पूरी करनी पड़ती है।
तो मेरे भाई इतनी मुश्किल है क्या, इतना क्या जो है ना वो चक्कर है कि आपने ये लाजमी करना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज है 19 जुलाई 2023 और 19 जुलाई 1947 को यौम-उल-इल्हाक पाकिस्तान मनाने का कश्मीर ने फैसला किया था। तो कश्मीर और पाकिस्तान के जो इल्हाक है इसके ऊपर आज के दिन की बहुत अहमियत है और आज भी ये दिन बड़े ही जोशो खरोश और बड़े जज्बे के साथ, बड़े वो मुहिब्बुल वतनी का जो जज्बा होता है जो कश्मीरी हमेशा बात करते रहते हैं और हम भी बरमला बोलते रहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसका बाकायदा तौर पर 1947 में आज के दिन यानी कि 19 जुलाई को यौम-उल-इल्हाक मनाया गया था। उसी हवाले से हमारे पास रिपोर्ट तैयार की है, हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। करारदाद इल्हाक पाकिस्तान को तहरीक हुर्रियत कश्मीर में वही अहमियत हासिल है जिसकी हामिल करारदाद लाहौर है। 19 जुलाई 1947 को क़याम पाकिस्तान से कबल ही कश्मीरी रहनुमाओं ने आबी गिजर श्रीनगर में गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि मजहबी, जोग्राफियाई, इक्तसादी और लसानी एतबार से रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ इंतहाई ज़रूरी है। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में उन्होंने 19 जुलाई को इल्हाक पाकिस्तान की एक करारदाद मंजूर की थी जिसके तहत जो आज देखें, आज भी जो आज़ाद कश्मीर का जो नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये उसी वक्त जो है उस वक्त ये नारा जो है आवाज़ बुलंद हुई, ये नारा बुलंद हुआ और कश्मीरियों ने अपनी मंजिल का जो तयन किया वो पाकिस्तान था। यही वजह है कि कश्मीरी अवाम हर साल 19 जुलाई का दिन यौम इल्हाक पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। कश्मीरी अवाम इस दिन रियासत गिर जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद करके पाकिस्तान के साथ अपनी फितरी और नजरियाती वाबस्तगी का इजहार करते हैं। अदील अहमद की आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे और हमारी दुआ है और पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश है, चाहे यूनाइटेड नेशन में हो, चाहे जनरल असम्बली के सिक्योरिटी काउंसिल में हो, ये बात हमेशा उठाते रहते हैं और यही नारा होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यकीनी तौर पर उनके ये अल्फाज बहुत अहम थे कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानियों के लिए करारदाद लाहौर की अहमियत है, उसका एक मकसद है, उसी तरीके से आज की जो करारदाद इल्हाक है इसका कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ा एक मकसद है। नॉटिंघम शायर की एक खातून है 105 साला, उनका जिक्र करते हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो एक घर में रह रही हैं तकरीबन 105 सालों से, जहाँ पर वो पैदा हुई थी और आज दिन तक वो उसी घर से ताल्लुक़ रखती हैं और तकरीबन पहली जंग अज़ीम में वो इस घर के एंड पे पैदा हुई थी और 1918 में उनकी पैदाइश हुई और वो इस घर में 76 साल अपने बेटे के साथ रिहाइश पजीर और अपनी बाकी ज़िंदगी भी जंग अज़ीम के अलावा मुतअद्दिद तारीख़ी वाक़यात जहाँ पर उन्होंने घर में देखे हैं वहीं पर वो रहना चाहती हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ना चाहती हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की अटैचमेंट होती है अपने घरों के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ। इवन लोग अपनी पहली गाड़ी जो ख़रीदते हैं उसको नहीं बेचते और बहुत सारी इस तरह की लोगों ने पहला मोटरसाइकिल अभी तक संभाल के रखा होता है, तो उनके साथ एक एफिलिएशन होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट होती है और कभी भी आप कोई भी चीज़ ऐसी रखते हैं और आपको बेचनी भी पड़ती है तो वो बड़े ना इमोशनल मनाजिर देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर एक अजीबो गरीब चीज़ देखी गई है जिसको कहा जा रहा है कि ये समंदरी मखलूक की हो सकती है या आसमानी मखलूक की हो सकती है, उड़न तश्तरी है या ये है क्या। इसमें कश्मकश में अभी तक सब गुम है, सब हैरान है। ये टूटी भी हुई है एक तरफ से। कुछ लोगों का ये इजहार करना है कि अभी रिसर्च जब शुरू हुई है कि ये किसी समंदरी जानवर है उसकी बाकियात हैं, लेकिन इसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ स्टील की चीज़ बनी हुई है या कोई गत्ते की चीज़ बनी हुई है। किस किस्म का मटीरियल है, इस मटीरियल के बारे में भी पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी तक जो हमने भी इस खबर को चेक किया वो यही कहा जा रहा है कि ये तसव्वुर किया जा रहा है कि दो में से एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी ये चीज़ दुनिया में एक्सपीरियंस नहीं की गई या हमसे पहले की गई हो तो हमारे तक पहुँची नहीं है। लेकिन ये कोई उड़न तश्तरी नुमा कोई आसमानी चीज़ हो सकती है या कोई समंदर की गहराई से किसी जानवर की कोई बाकियात हैं जो उठाकर उसने बाहर फेंक दी हैं और ऐसा इजहार किया जा रहा है कि ये कुछ भी है। खैर बहरहाल इसके हवाले से जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। जानवरों का जिक्र हो ही रहा है, समुद्री जानवरों का, तो ज़मीनी जानवरों का भी जिक्र कर लेते हैं और उसमें पालतू जानवरों का और उसमें फिर बिल्ली, क्योंकि हर घर में बिल्ली जो है ना वो जब पालतू जानवरों की एक एफिलिएशन होती है तो यहाँ जो है वो डॉग्स रखते हैं, यहाँ जो है कैट्स लवर होते हैं। तो कैट्स लवर अपनी कैट्स को बहुत कुछ सिखाते भी हैं। इसी तरीके से एक बिल्ली है जो अपनी मालिका को बहुत कुछ सिखाती है और वो हमेशा ये भी बताती है कि उनके घर के बाहर कौन आया है, उनके आसपास किस किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं और फौरी तौर पर बाकायदा तौर पर आती है, मुखातिब करती है और मुखातिब करने के बाद बताती है और उसको नेशनल बिल्ली ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया है। सो डेफिनेटली ये डेवलप कंट्रीज़ में ये चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं कि आप किस तरीके से अपने जानवरों को ट्रीट करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने आपसे खबर शेयर की थी, आप याद होगा कि ऐसा एक डॉग था जिसकी रखवाली के लिए पता नहीं कितने जो है ना वो पाकिस्तानी करोड़ रुपया
उसकी नौकरी के लिए सिर्फ और सिर्फ मिल रहा था। तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने उस पर अप्लाई भी किया हुआ था। सो ये थी न्यूज़ हमारे पास आज से रिलेटेड, जिसमें आई एम श्योर कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे एज यू नो कि हम लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन और उनकी तरफ से उठाए गए इक़दाम के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं। सो आज भी एक बहुत ही अच्छा तालीम के हवाले से इनिशिएटिव जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से लिया गया और ख़ासतौर पर स्किल्स एजुकेशन के हवाले से उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं सुबह पाकिस्तान में ब्रेक। कहीं मत जाएँ, हमारे साथ रहें। इस्लामाबाद आज आपको दिखाते हैं और ये प्रोग्राम होगा कैपिटल स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए ख़ास तौर पे पेश कर रहे हैं। तो बारकाऊ बाईपास के साथ साथ काफ़ी एरिया लीनियर है जो कि अवेलेबल है, ग्रीन है, वो तमाम हम डेवलप कर रहे हैं। जो नए हमारे प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में हैं उसमें एक शाहीन चौक है जहाँ पर आपके जहाँ, दूसरा आपका एक चौक पॉइंट है सरीना चौक के ऊपर भी, वहाँ पर भी लोग आके ठहर जाते हैं। तो उसका भी हम जो ट्रैफिक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। इसी तरह पारा से आगे भी पहले आप 4-4 लेन में आ रहे हैं, आगे 2-2 लेन को हम ऐड कर रहे हैं। ये तो गेम चेंजर है जी, सी पैक को गेम चेंजर कहा जाता है पाकिस्तान के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये इस्लामाबाद के लिए गेम चेंजर हैं। दावे से कहते हैं कि एक साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं पिछले, समझें अगर ये काम कंपैरिजन किए जाएँ तो 10 साल में भी करना बंदे को मुश्किल लगता है। ये तोहफा समझ मेरे बच्चे भी आ रहे छोटे-छोटे। कुछ हो गया तो पाया ना, जिम्मेदार मेरे प्रोड्यूसर साहब ने या मेरे डायरेक्टर साहब ने। हमें ये कहा भी गया है कि जो मूजी ऐसी चीज़ें हैं उससे बचना भी है, इसकी दुआएं भी हैं। बच्चों पे पढ़ के फूका भी करें और अपना भी ख्याल रखें। एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ फॉर फ्री। पीटीवी फ्लिक्स, relive the golden era of PTV. एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आपको बताते चलें कि जब हम मौजूदा हुकूमत के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, किस तरीके से वो हर मैदान में जो है वो नए स्टेप्स ले रहे हैं, इसी तरीके से कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी एक नया इनिशिएटिव लिया गया था और उनका मेन कैंपस जो है उसका जो है वो ये सिंगे बुनियाद रखा गया था। और यकीनी तौर पर ये बहुत ज़रूरी था कि जब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, उसमें स्किल्स एजुकेशन को जितना फ़रोग दिया जाए वो कम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम पहले आज से तकरीबन 5, 7, 8 साल पहले की तरफ चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमास हुआ करते थे, लेकिन इनको बाकायदा तौर पर एक डिग्री की शक्ल देना और फिर उसमें जिन जिन बच्चों की स्टोरीज उस दिन शेयर की गई और फिर उसमें एक नए कैंपस का संगे बुनियाद रखना न्यू टेक की तरफ से यकीनी तौर पर एक बहुत खुशाइन बात है। और प्राइम मिनिस्टर के विजन तालीम के हवाले से उसकी भी ये अक्कासी करता है। सो डेफिनेटली हम लोग आज इसके ऊपर बात करेंगे, नौजवानों की तरक्की के लिए स्किल्स एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इसके हवाले से क्या क्या इक़दाम उठा रहे हैं और किन किन कोर्सेज़ के वहाँ पर तलबा वहाँ मौजूद हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी हम लोग सुनेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत मशकूर हैं इनके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी
जो बहुत हिम्मत के साथ और बड़ी ही इस्तकामत के साथ एज ए रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी के जो मिशन है, प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है, उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल जनाब मुअज़्ज़म एजाज साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। सर यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान में हम लोग देखते थे, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी इवन ये मेंशन किया कि पहले डिप्लोमास हुआ करते थे और उनको फिर डिग्री की शक्ल देना, और फिर जो सक्सेस स्टोरीज भी हमारे सामने आई हैं। तो सर एज रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके स्किल्स प्रोग्राम का आप स्कोप क्या देख रहे हैं इन लार्जर एस्पेक्ट अगर मैं बात करूँ? ये बहुत शुक्रिया, मुझे इस आपके मॉर्निंग ट्रांसमिशन सुबह पाकिस्तान में बुलाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। बचपन से हम मॉर्निंग नशरियात देखते आ रहे हैं पीटीवी की। चाचा जी होते थे, आपा होती थी, तो आज हम खुद भी मॉर्निंग नशरियात में आ गए हैं, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट नेम न्यूटेक, इसका जो ख्वाब देखा गया था वो 2015 में इसका ख्वाब देखा गया। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान में स्किल्स एजुकेशन को और यूथ को प्रमोट करने के लिए कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 में अपनी पहली क्लासेस का आगाज़ किया और लास्ट ईयर 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला बैच जो है वो पास आउट हो गया। हमारी यूनिवर्सिटी का जो मोटो है या लोगो आप कह लें, दैट इज़ यूनिवर्सिटी फॉर इंडस्ट्री। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि हम क्या काम करते हैं। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों का जो किरदार है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी इज़ मेंट फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर द सोसाइटी। यूनिवर्सिटी सिर्फ सीट ऑफ नॉलेज या सीट ऑफ लर्निंग नहीं है, इसने मुआशरे की फलाह बहबूद में, अवाम की फलाह बहबूद में अपना एक किरदार अदा करना है। तो इसलिए न्यूटेक 2018 में मोरिज़ वजूद में आई और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि न्यूटेक का ख़ास फोकस है स्किल्स एजुकेशन के ऊपर, यूथ की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। उस सिलसिले में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, लॉन्ग कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। और अच्छी बात यह है कि हम पूरे स्पेक्ट्रम को इसके अंदर कवर करते हैं, जिसमें आप समझिए कि जो मॉडर्न कोर्सेज हैं लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, गेमिंग एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ वी हैव सम ट्रेडिशनल कोर्सेज एज वेल, स्पेशली ख़वातीन के लिए, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है। और इसके साथ आपको ये जान के और खुशी होगी कि हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ऊपर ही बहुत काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में फ़िनलैंड के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ था और एक जॉइंट डिग्री मिलती है हमारे ग्रेजुएट्स को जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करते हैं। और ये एक और हमारे ये फ़ख्र की बात है कि जितने बच्चे यूथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 100%। अक्सरियत को कोर्स के दौरान ही जॉब मिल जाती है या वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और स्पेशली जितने हमारे बच्चे पास आउट हुए हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के, दे ऑल आर सर्विंग अब्रॉड। मैं यही पूछना चाह रहा था कि सर ये बहुत बड़ा सेक्टर था जो बहुत अरसे तक निगलेक्टेड था। कुछ प्राइवेट तौर पर ये काम चल रहा था, एक दो ऐसे जो बड़े बड़े होटल मैनेजमेंट के हैं वो लोग इसको पढ़ा भी रहे थे। लेकिन सर ये कितना ज़रूरी है? आपने ये तो मेंशन किया कि जॉब्स के लिए इंटरनेशनल उन बच्चों को जॉब्स मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है और मज़ीद वो आगे बच्चे बढ़ें। लेकिन सर पाकिस्तान को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हॉस्पिटैलिटी में जितना आगे बढ़कर आ सकते हैं आ सकें, क्योंकि हमारे पास टूरिज़म की इंडस्ट्री इतनी कमाल की मौजूद है। देखिए, ये सेक्टर जो है अभी तक पाकिस्तान के बच्चों के लिए आई वुड स्टे ओपन है। ये इसलिए ओपन है कि इसमें बहुत स्कोप है और इस सिलसिले में न्यूटेक ने एक इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूटेक में हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप्स हैं, हमारी फैकल्टी, हमारे असातिज़ा, हमारा सपोर्ट स्टाफ, दे ऑल आर वेरी वेल ग्रूम्ड एंड वेरी वेल क्वालिफाइड। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारा बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है, जब वो मार्केट में पहुँचेगा उसने न्यूटेक का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और आप देखिए कि हमारे बच्चे इस वक्त सारे जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, दे ऑल आर सिटिंग अब्रॉड। तो इस पर बड़ी अच्छी कोशिश हमारी जारी है कि हम दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद है, जिसमें हम बच्चों के लिए बेहतरीन क्लासरूम्स हैं, बेहतरीन लैब्स हैं और बेहतरीन वर्कशॉप्स हैं। इसके साथ साथ आपने यूथ की बात की, मैं आपको बता देता हूँ कि हम पाकिस्तान में अक्सर बात कहते रहते हैं यूथ बल्ज की, कि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो 60% से भी ज़्यादा है। लेकिन हमें एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी, अगर इस 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को हमने काबिल इस्तेमाल ना बनाया, इनको जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे इक्विप ना किया, तो ये शायद एसेट की बजाय अल्लाह ना करे कि एक लाइबिलिटी बन जाए, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम यही चाहते हैं कि इस एसेट को कैपिटलाइज किया जाए, इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, इन बच्चों को स्किल दी जाए, इन बच्चों को कंडक्ट ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद इनको मार्केट में भेजा जाए, चाहे ये मुल्क से बाहर जाएँ। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूटेक के बच्चों का पहला बैच जापान पहुँच चुका है।
जापान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ताउन से एक प्रोग्राम लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, तो न्यू टेक ने इस पर काफ़ी इनिशिएटिव लिया एंड वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके ग्रेजुएट्स इस वक्त जापान में काम कर रहे हैं। हमने उनको स्किल्स ट्रेनिंग दी पहले, उसके बाद उनको हमने जापानीज़ लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो जापान में अपने साइड में काम कर रहे हैं। दैट्स वेरी ग्रेट सर। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके अम्ब्रेला के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो शामिल किए गए हैं और उनको सेलेक्ट करने की क्या वजूहत? जिसमें ये होता है कि एक मार्केट का सर्वे या एनालिसिस किया जाता है, उसमें इंडस्ट्री से भी इनपुट ली जाती है कि किन किन सेक्टर्स के अंदर फ्रेश मैन पावर की ज़रूरत है उसके अंदर। तो आप समझिए इस वक्त चूँकि टेक्नोलॉजी का दौरा है, तो इस वक्त जो हाई टेक स्किल कोर्सेज हैं, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्राफिक्स है, डिज़ाइनिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन चीज़ों की डिमांड मार्केट में काम कर रहे हैं। जी, मशीन लर्निंग का भी हम कोर्स करवाते हैं। दीज ऑल आर शॉर्ट कोर्सेज, ये 4 महीने से लेके 8 महीने 9 महीने के लगभग ये कोर्सेज होते हैं, जिसमें उनकी सर्टिफिकेशन होती है। इसके अलावा हमने एक काम और किया है कि हमने तमाम कोर्सेज के अंदर बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए मॉड्यूल्स बनाया हुआ है और बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी हमने मॉड्यूल्स बनाया हुआ है, ताकि जब हमारी प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचे, ही नो हाउ टू कंडक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसको प्रेजेंटेशन देनी आती हो, उसको मीटिंग अटेंड करनी आती हो, उसको मीटिंग लीड करनी आती हो और प्रोजेक्ट को लीड और एज अ टीम मेंबर भी उसको काम अपना आता हो। सर एक माइंडसेट है, आई एम श्योर ये आपके पास भी माइंडसेट पहुंचा होगा कि जो बच्चे हमारी एज में भी डिप्लोमास कर रहे थे या जो बच्चे आज भी स्किल्स एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिकल वाइज जो है वो ये एक रेशो सेट की हुई है। समझा ये जाता है कि वहाँ पर वो बच्चे जा रहे हैं जिनके या तो वसाइल कम है या उधर वो बच्चे जा रहे हैं जो इस तरफ एजुकेशन में लैक करते हैं और उनसे स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो वहाँ पर कोर्सेज करके जो है वो अपने इंडस्ट्री में जगह बना लेते हैं। तो इसी तरह से है या प्रॉपरली सर ग्रेजुएट और ए लेवल ओ लेवल के बच्चे भी क्रॉस करके यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं और अब एक ये बूम आ गया है, माइंडसेट चेंज हो चुका है, अवेयरनेस आ गई है कि जितनी इंपॉर्टेंट आपकी ये एजुकेशन है उससे जितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन स्किल्स एजुकेशन 100% आपको फ़ायदा देगी। जी रंजन, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये वाकई बात एक माइंडसेट की है हमारे माशरे में। थोड़ी सी गलत बात है कि जो स्किल एजुकेशन में बच्चे जाते हैं उनको एक टियर थोड़ा सा लोअर समझा जाता है कि ये बच्चे शायद इनको मेन स्ट्रीम में मौका नहीं मिल सका, इस वजह से दे हैव जॉइंट स्किल्स एजुकेशन प्रोग्राम। लेकिन आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड चेंज हो रहा है। बहुत अच्छी देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें तमाम काम हो रहे हैं। पाकिस्तान में 8 टियर्स हैं नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के। लेवल 1 से लेवल 4 तक सर्टिफिकेशन होती है, शॉर्ट कोर्सेज होती है। लेवल 5 में डिप्लोमा होता है, लेवल 6 में BS अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, लेवल 7 में मास्टर्स है और लेवल 8 में PhD है। तो हमारी यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जो इन 8 के 8 टियर्स को टच कर रही है। जी, इसमें भी हो गया रहा है इसके अंदर कि मैं आपसे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर कर देता हूँ कि दुनिया में भी और पाकिस्तान में ट्रेंड ये आ रहा है इस वक्त कि जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है वो थोड़ा सा ड्रैग बन रहा है, इसी तरह बच्चों के ऊपर भी, माँ बाप के ऊपर भी और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी, कि 4 साल के लिए माँ बाप ने अपने बच्चे को सपोर्ट करना है एक डिग्री हासिल करने के लिए, और जिसके बाद जॉब प्लेसमेंट इज अनदर बिग इशू। आपको यू आर नॉट वेरी श्योर कि मेरे पास एक इंजीनियरिंग की IT की डिग्री है, शॉर्ट जॉब नहीं मिलेगी। कन्वर्सली स्किल एजुकेशन में जॉब इज़ शॉर्ट। अगर आप ये देखिए, बच्चे को मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ही उनको जॉब मिल जाती है। तो एक माइंडसेट चेंज हो रहा है। इसी तरह इनके पे स्ट्रक्चर्स ही मार्केट में भी बेहतर हो रहे हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको एक हुनरमंद बच्चा चाहिए। वो कहते हैं कि हमें एक डिग्री उन्होंने देख के क्या करना है, वो कहते हैं हमें अफसर या बाबू नहीं चाहिए, हमें अपने हाथ से काम करने वाला बच्चा चाहिए। तो इसलिए न्यू टेक में हमारा फोकस क्या होता है कि आप अपने हाथ से काम करें। हमारे तमाम प्रोग्राम्स के अंदर बच्चों को हम इंडस्ट्रियल टर्म में लेके जाते हैं जहाँ वो एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों को हम इंटर्नशिप देते हैं जिसमें वो स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप करते हैं, अपने हाथ से काम करके सीखते हैं। फिर हर सेमेस्टर के एंड के ऊपर हमारा एक जॉब फेयर होता है, ओपन हाउस होता है, जिसमें बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। कंपनीज आती हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले आते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को समझते हैं और बच्चों की जॉब प्लेसमेंट भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो रहा है। Exactly. सर ये भी बताइएगा कि यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि एक क्राइटेरिया होता है या एक मेरिट सेट होता है, उसके बाद जो है वो आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है वो सिलेक्ट होते हैं। क्या न्यू टेक में भी ऐसा ही है या फिर जो भी कोई स्किल जो है वो सीखना चाहता है तो लेकिन इसमें यह है कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। हमें जो हमारे रेगुलेटर्स हैं लाइक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, हायर एजुकेशन कमीशन है और टेक्निकल स्किल एजुकेशन में NAF TTC हैं, ये इदारे हमारे रेगुलेटर्स हैं। इन्होंने कुछ पैरामीटर्स ले डाउन किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली वाइल इंडक्शन आपको इन पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है। देखें, बच्चों का एक एंट्री टेस्ट होता है, उसका एक मेरिट होता है, बच्चे के जो प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है, उसके मार्क्स हैं मैट्रिक में या FSC में या FA में, ये लेवल में, उसकी भी एक वेटेज होती है। फिर बच्चे का इंटरव्यू किया जाता है, बच्चे का रुझान, उसका मैदान एप्टीट्यूड देखा जाता है, तो उसके बाद सिलेक्शन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप समझिए कि बहुत रश है,
बच्चे बहुत सारे हैं जो स्किल्स डेवलपमेंट चाहते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है सर, जब मेंशन किया था वज़ीर आज़म की स्पीच का तो उसमें एक और बात थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात सुनने के बाद कि नमल के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है लैंग्वेजेस के हवाले ऐसे ही से, है, ऐसे ही ताकि इंटरनेशनली बच्चों को जाके स्किल्स तो मौजूद हो लेकिन लैंग्वेज बैरियर ना बने। देखिए, जो मैंने आपसे यूथ बल्ज की बात की कि इस ओवर 60% पॉपुलेशन को हमने इक्विप करना है स्किल्स के साथ। देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। फर्स्ट पार्ट इज़ उसकी टेक्निकल स्किल्स कि उसने काम सीखना है, काम क्या है। अदर पार्ट इज़ लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स में हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन नमल भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को टेक्निकल स्किल्स सिखाएं, उसके बाद उस कंट्री की लैंग्वेज सिखाएं, उसका कल्चर सिखाएं, और उसके बाद हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में रवाना करें ताकि वहाँ पे वो जाके अच्छा परफॉर्म कर सके और एक एक्सीलेंस आप जाके अपनी शो करे। और इसमें खुशी की बात यह है कि जापान में पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में बहुत इजाफा हो रहा है। हमारी इस वक्त कोरिया से भी बात चल रही है। कोरिया में भी बहुत स्कोप है पाकिस्तानी यूथ का कि स्किल्स के कोर्सेज करके वहाँ पे वो इंडक्ट किए जा सकते हैं। जर्मनी में भी बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है यूथ स्किल्स डेवलपमेंट की। सऊदी अरब से भी हमारी बातचीत चल रही है। फिनलैंड का मैं आपको बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत स्कोप है जिसमें पाकिस्तानी यूथ के पास बहुत पोटेंशियल है कि वो जाके एक्सेल कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि सोफा जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए वो काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं, मजीद इसमें कौन कौन से स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं वो शामिल करने का इरादा? देखिए, अभी रिसेंटली हमने एक मुआहदा किया है चाइना के साथ। उसमें ये होगा कि जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है इट वुड बी अ ड्यूअल डिप्लोमा। ठीक है। वो इस तरह है कि 2 साल बच्चे यहाँ पढ़ेंगे न्यू टेक के अंदर, उसके साथ उनको हम चाइनीज़ लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग देंगे। आखिरी साल जो है वो जाके चाइना में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वो चाइना में जॉब करेंगे। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन कि आप लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं और योर जॉब इज़ आल्सो सिक्योर्ड। तो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन है। इस तरह बाकी मुल्कों के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट हासिल है। जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NAF TTC, हायर एजुकेशन कमीशन, NAF TTC, इन सब की बहुत हमें सपोर्ट हासिल है कि हम इस सारे प्रोग्राम को स्पेयर हेड कर रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। सर, एक विजन और एक मेन टारगेटेड एरिया होता है और मेन पॉइंट्स होते हैं, तो सर वो क्या मेन क्रक्स है जो एट दी एंड ओवरकम आप लेना चाह रहे हैं नेशनल यूनिवर्सिटी से, और आपका क्या वो माइंडसेट है कि बहुत सारी और प्राइवेट लेवल पर भी इस तरह की यूनिवर्सिटी स्किल्स बेस्ड पढ़नी चाहिए, ये मज़ीद इस तरह की इनिशिएटिव्स होने चाहिए? विजन क्या है सर? जी, मैं अगर आपसे अपना पर्सनल विजन शेयर करूं, मैं ज़्यादा नए इदारे बनाने के ख़िलाफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे एग्जिस्टिंग इदारे हैं, बहुत सारे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेटअप्स हैं, बजाय इसके कि हम नए इदारे के ऊपर टाइम और पैसा ज़ाया करें, हम एक एग्जिस्टिंग इदारे को पकड़ें, उसको पॉलिश करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसकी स्किल्स को डेवलप करें, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर दे सके। तो मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएँ। आपने हमारे विजन का पूछा जी। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट क्या है, स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग क्या है, उसके स्टूडेंट्स। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे स्टूडेंट मार्केट के अंदर आएँ तो वो हर लिहाज से इक्विप्ड हो, उनके पास कोई शॉर्टफॉल या इनएडिक्वेसी ना हो कि मार्केट में लोग कहें कि यार ये आ गया बच्चा, इसको ना चिट्ठी लिखनी आती है, ना इसको कम्युनिकेट करना आता है, ना इसको प्रेजेंटेशन देनी आती है। तो यहाँ हमें ये बात को समझनी चाहिए कि आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा टेक्निकली तो बहुत साउंड है, लेकिन ही कैनॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ, ही कैनॉट राइट अ लेटर, वो कोई रिपोर्ट राइटिंग नहीं कर सकता, कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो उसके आप समझिए कि तमाम नंबर मनफी में चले जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि बच्चे को हर लिहाज से एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जी कि हमारा फोकस न्यू टेक में इसके ऊपर ये भी होता है कि बच्चे को हुनर तो सिखाना है आपने, लेकिन उसका कंडक्ट, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम एक अच्छे मुसलमान हैं, उसके बाद हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो हमारी कोशिश ये भी साथ साथ होती है कि जिस स्टे में बच्चा हमारे पास रहता है उस ड्यूरेशन में हम उसमें इस्लाम और पाकिस्तानियत को भी इंस्टिल करें। बहुत अच्छी अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी के ऊपर सर कोई बात नहीं करता। और इसीलिए मैं आपका एक और, आप चूंकि एक यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी हैं और एकेडमिया से आपका ताल्लुक है, तो हमारा सर एक डेली बेस्ड टॉपिक भी चल रहा होता है जो मैं आपसे उस पर लेना चाहूँगा, आपकी राय क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कैसे हम लोग बच्चों के अंदर फोकस करके ये इनटॉलरेंस बिहेवियर जो है, ये एक्सट्रीम माइंडसेट्स जो हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की।
ये आई वुड से कि आजकल का बड़ा इन टॉपिक है। और कल ही हमारा इसमें हायर एजुकेशन कमीशन में एक सेमिनार इसके ऊपर हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे वाइस चांसलर्स आए थे और इसी के ऊपर बातचीत हुई थी कि बच्चों में टॉलरेंस को कैसे हमने इनकलकेट करना है, बर्दाश्त को हमने कैसे इनकलकेट करना है। और इसमें जो इस वक्त आप समझिए कि जो दुनिया में टर्मिनोलॉजी है उसमें इक्विटी है, इक्विटी है, इंक्लूसिविटी है और डाइवर्सिटी है। इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप में दूसरे का एहसास होगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो आपने बातचीत की टॉलरेंस की और इक्विटी की, डाइवर्सिटी की, इंक्लूसिविटी की, ये चीज़ें आज से 1500 साल पहले हमें बताई गई थी। ये मगरिब ने या वेस्ट ने तो आज इन टर्म्स को पकड़ के इनको बज़ वर्ड्स बना दिया, लेकिन हमें 1500 साल पहले ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप खुतबा हज्जतुल वदा याद करें, आखिरी खुतबा, तमाम चीज़ें वो इसके अंदर बताई गई थी। चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, चाहे वो किसी के ऊपर फोकियत की बात की गई थी, चाहे ये अरबी और अजमी का आपको याद होगा बताया गया था। तो ये तमाम चीज़ें टॉलरेंस, इस्लाम सिखाता है तहम्मुल और बर्दाश्त है। तो एक चीज़ तो ये थी कि हमारे मज़हब में ये चीज़ें आज से नहीं 1500 साल से शामिल हैं, जो बच्चों में हम ग्रो कर रहे हैं कि बच्चों को इस चीज़ का दिखाएं कि यार ये टर्मिनोलॉजी वेस्ट से नहीं आई, ये टर्मिनोलॉजी हमारे इनहेरिटेड है, हमारे इस्लाम में दी गई। अगली चीज़ आप देखिए हमारे घरों में, हमारे माशरे में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बड़ों की इज्जत, सबके साथ बराबर सलूक, ये बचपन में हम सबको अपने अपने घर के अंदर सिखाया जाता है। तो हमने इस चीज़ के ऊपर ही फोकस रखा हुआ है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी में बताएं। जी, तरबियत बहुत ज़रूरी है। और कल बड़ा अच्छा सेमिनार हुआ था हायर एजुकेशन कमीशन में, जो आप कह रहे हैं यही टॉपिक था। इसके ऊपर तमाम लोगों ने अपने इनपुट्स दी कि इस चीज़ को पाकिस्तान में तालीमी इदारे कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। सर एग्जैक्टली क्या हम इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो आपका सारा एग्रेशन और आपका गुस्सा जो है वो आपकी एनर्जी वहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, बट वी पुट देम इन एक्चुअल वर्कशॉप, ताकि वो अपना काम करें, अपनी एनर्जीज को एक्सप्लॉइट करें इसके ऊपर। एग्जैक्टली और सर ये जब हम लोग बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस को, इन सब की आपने मेंशन किया, आज से 1400 साल पहले का जिक्र किया। कल की बात है, नेल्सन मंडेला डे था और पूरी दुनिया उसको मनाती है क्योंकि स्याफामों के और एक तफरीक ख़त्म करने के लिए नस्ल परस्ती की। सो अगेन हमारे नबी ने तो वो मैसेज जो है इतना अरसा पहले दे दिया था। सर न्यू टेक के टीचर्स की जो है वो हायरिंग का प्रोसेस वो किस क्राइटेरिया पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा डेलिब्रेट प्रोसेस है और जिसमें आप समझें कि कुछ तो क्राइटेरियाज हैं जो रेगुलेटर्स की तरफ से हैं, जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन ने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं। अगर लेक्चरर है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए ये है, एसोसिएट प्रोफेसर है उसके लिए ये है। तो पहले वो सारे प्रोसेस से गुजरता है, फिर एक हमारा कम्प्रीहेंसिव लेकिन सर आप लोग क्योंकि ये स्किल्स की बात हो रही है तो एक एकेडमिया के सिर्फ लोग उठा रहे हैं या इंडस्ट्रीज के? जी निजम, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आजकल जो एक नया कॉन्सेप्ट है दुनिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, उसे कहा जाता है प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस। ये वो लोग हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ एकेडेमिया पर से, दे आर नॉट PhD टाइप्स, but they have served in the market, they have served in the industry, they got experience for decades, so they have got tons of experience. तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो मार्केट से इस तरह के जो कदावर लोग हैं, जो लीडर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, हम उनको उठाते हैं और उनको हम यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं, वो आके बच्चों को अपने तजर्बात से आगाह करते हैं और उनको हम प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस का टाइटल देते हैं। ये HEC की तरफ से भी हो गया हुआ है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से भी हो गया हुआ है, ताकि उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। जो उस शख्स ने 30-40 साल में सीखा है मार्केट में अपने हाथ से काम करके, वो तजर्बा बहुत वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू उस उस्ताद के जिसके पास सिर्फ थ्योरी है, क्लास में थ्योरी पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ चुकी हुई है। वेल थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, आपसे बात करके भी, एंड आई होप कि जो आपका विजन है, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है और जो पूरा पाकिस्तान सोचता है कि एजुकेशन मिलनी जो चाहिए अरसे से जो हम मुतलाशी हैं वो कंप्लीट होगी जब हम स्किल्स बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब न्यूटेक में आए थे और उन्होंने हमारे मेन कैंपस का संगे बुनियाद रखा। हमारा मेन कैंपस इंशाल्लाह इस्लामाबाद के नज़दीकी मोटरवे के ऊपर है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में। एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और हम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाने लगे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की स्किल एजुकेशन में न्यूटेक का मेन कैंपस इट वुड गो अ लॉन्ग वे और ये पेश खैमा होगा कि वहाँ तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे। तो आप समझिए कि पाकिस्तान एक नए लेवल पे, एक नई जहत पे दाखिल हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें।
काबिज भारतीय अफवाज कश्मीरी अवाम को जेर करने के लिए रियासती दहशतगर्दी का इर्तकाब कर रही हैं। भारतीय अफवाज ने कश्मीर को उसके बाशिंदों के लिए जहन्नुम बना दिया है। कई बैनुल-अक़वामी तंजीमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुकी है। मोदी को याद रखना चाहिए कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को वहशियाना हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरी अवाम हकूक़ दिरादियत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। टीटू मेरा कजन और नवे नवे फकीर अल्लाह ने इसी घर में भेजने होते हैं। लाओ किराया और रखो मेरे हाथ पे। टीटू भाई मेरी बात तो सुनो। देखिए 6 महीने किराया अदा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तू अकेला ही सप बन के बैठा रहेगा इस दौलत पे। हाल आप कौन है? पप्पू है। अरे मेरे दिल को कुछ हो रहा है। आपके बाएं हाथ का खेल है। यकीन करें मेरा बाएं हाथ ठीक तरह काम नहीं कर रहा। आयो तेरा बेड़ा तर जाए अभी तो और फ्राडी के हथ पे चढ़ेगा तू। अरे इनको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हार्ट अटैक हुआ है। मतलब नहीं बचेंगी। बस ये अब आखिरी उम्मीद है। लड्डू में हड्डी। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, पिशावर रोड पर गोलरा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 11 अफराद जान बहक। हादसा सुबह गोलरा मोड़ अंडरपास के करीब पेश आया। मजदूर दीवार के नीचे सो रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 5 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। खदशा है कि मजीद लोग भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू जराए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नाला लई में सैलाबी कैफियत, खतरे के सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी में 186 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज, फौज समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। नाला लई में कटारिया में पानी की सतह 19 फुट जबकि ग्वाल मंडी में 18 फुट तक पहुंच चुकी। दोनों जगहों से आबादी का इनखला करवा दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इलाके पाकिस्तान इस तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की भारतीय कब्जे से आज़ादी और पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इंतजाम तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। गुज़िश्ता 75 सालों से काबिज भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। 5 लाख से जायद कश्मीरी शहीद, 23,000 खवातीन बेवा, 11,000 से जायद इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई। 7,000 से जायद मावराए अदालत हलाकतें, 1 लाख से जायद बच्चे यतीम, 10 लाख से जायद भारतीय फौजी तैनात।
मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी और सबसे बड़ी ओपन एयर जेल के नाम से जानी जाती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहम्मद इसहाक डार और सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाक़ाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने और पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए ज़्यादा मौक़े पैदा करने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का माशी और माली इस्तेहकाम के लिए मुआवनत पर UAE की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। बरादराना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के अज़्म का इयादा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी इस्तेहकाम, फिल्म, आर्ट और सकाफत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मौजूदा हुकूमत के मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और IMF मुआहिदे के लिए काविशों को सराहा। उन्होंने विफाकी वज़ीर इत्तलात की फिल्म एंड कल्चर और मुल्क में आज़ादी इजहार राय के फ़रोग़ के लिए कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार से अमरीकी महकमा ख़जाना के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ब्रेंट नेमन और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF के साथ मुआहिदे पर अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी महकमा ख़जाना का शुक्रिया अदा किया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की माशी पॉलिसियों से भी आगाह किया। ब्रेंट नेमन ने मालियाती पॉलिसी में इस्लाहात के नफाज के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा। पार्लियामेंट समेत तमाम इदारों को मजबूत करना है। आम इंतखाबात के बाद मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। गुज़िश्ता 14 माह में आलमी सतह पर खारिजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। बतौर वज़ीर खारिजा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए। पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर उजागर किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ और माशी तरक्की की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेन मुआहिदे पर दस्तखत। खरलाची, मज़ार शरीफ और त्रिम्स के दरमियान रेल राबतों को मरबूत किया जाएगा। SIFC का अहम जुज़ IT मुल्की माशी इनकलाब की जानिब तेज़ी से कोशां। इस्लामाबाद में कल IT सेमिनार मुनक़िद किया जाएगा। सेमिनार का मकसद मुल्क में IT शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। सेमिनार में बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और सरमायाकार शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके जोब में हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों के हवाले से बड़ी खबर। दहशतगर्दों का अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हमला आवर दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस हैं। भारी हथियारों से लैस दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म पहन लें तब भी बुज़दिली की मौत ही मरेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क दुश्मनों और दहशतगर्दों को खुला पैगाम। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही कासिम मकसूद ने 14 मई 2022 को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जमा मर्दी और दलेरी से मुकाबला करते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। हमें फ़ख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान की। शहीद के वरसा। सिविल सोसाइटी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तक़रीब कारी की गई। ऐसी घिनौनी साजिशों से मुल्क और पाक फ़ौज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। हम मुतालबा करते हैं कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि कोई भी शरपसंद, सहूलतकार और उनका मास्टर माइंड
सजा से नहीं बचना चाहिए। शुरकाए वफ्द बहिरा अस्वद के रास्ते यूक्रेनी अनाज की तरसील का मुआहिदा खत्म। तहफ़्फ़ुज़ात खत्म न होने पर रूस दस्तबरदार हो गया। वादे पूरे होने पर मुआहिदे की बहाली का इंदिया। आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर का खदशा। रूसी फैसले की कीमत करोड़ों लोग अदा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। Nice shot. Once again, didn't really lash at the ball, but still spin towards that area. Square draws it for 4, even though the outfield is heavy, but that delivery. गाल टेस्ट का चौथा रोज। श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में खसारे के साथ बैटिंग जारी। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। तीसरे रोज पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 461 रन पर आउट। सऊद शकील की डबल सेंचुरी। 208 रन पर नॉट आउट रहे। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं समरा यूसुफ। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। पीटीवी न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी। एक है अदकार, दूजा बेकार, तीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार, और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। मिल गया एंटरटेनमेंट का खजाना, अब अंदर तशरीफ लाइए। याद आई, मैंने किसी से पूछा कि अगर कोई लड़का और लड़की दोस्त हैं या उनकी शादी होने वाली है और वो कहीं पर मिलते हैं बाहर, तो पे किसको करना चाहिए पैसे? ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है, ठीक है, कि पैसे किसको पे करने चाहिए। तो मुझे आगे से फौरी तौर पे जवाब मिला, ख़वातीन को पे नहीं करना चाहिए, मर्दों को पे करना चाहिए। क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरियात होती है, उन्होंने पार्लर भी जाना होता है, उन्होंने ड्रेसेस भी लेने होते हैं, उन्होंने हील्स भी मैनेज करनी होती है, उन्होंने मेकअप भी करना होता है, ये सब कुछ। मैंने बोला क्या बात है, क्या हुज्जत जो है ना वो आगे से निकली है। मसले मसाइल बहुत होते हैं, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगी। आप जो है ना, एक बार अगर कोई मर्द जो वो पे करें तो दूसरी बात जो है वो खवातीन पे कर सकती है। हाल से इक्वालिटी की अगर बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जो इस तरह का जो है ना वो सपोर्ट करे। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइंस की, और जब हम लोग कपड़ों का जिक्र करते हैं तो डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और हर मौसम के एतबार से, हर ओकेजन के एतबार से भी, और हर आपके फेस्टिवल के एतबार से मुख्तलिफ डिज़ाइंस आप लोग चाहते हैं कि वेयर करें जो लोगों से मुनफरिद हों, और लोग आपकी तारीफ़ भी करें, और लोग आपसे पूछें कि आपने लिया कहाँ से है। ये तमाम तर ख्वाहिशात जो हैं वो ख़वातीन के अंदर भी होती हैं और मर्द हजरात के अंदर भी होती हैं, कि वो चाहते हैं कि जो उन्होंने चीज़ पहनी हुई है लोग पूछें कहाँ से हुई है। तो आज आपको जिनसे हम मिलवाने वाले हैं वो थोड़ा सा मुनफरिद काम ये कर रही हैं कि पाकिस्तान के ईस्टर्न वेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम करते हुए मॉडर्न टच उसके अंदर दे रही हैं। अब उनके कट्स ऐसे हैं या उनके डिज़ाइन ऐसा है, या आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे थे, और बहुत अच्छी माशाल्लाह
माशाल्लाह से इनकी क्लाइंटेज है एज ए प्रोफेशन, ये एज ए डिग्री, मतलब कि ये डेंटिस्ट हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने इस पैशन को परस्यू किया और इसको प्रोफेशन में तब्दील किया। पिछले 4 साल से ये काम कर रही हैं। और इनकी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में मौजूद हैं, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा हुनर मौजूद है, लेकिन वो हुनर अपना पोर्ट्रेट बहुत सारी जगहों पर करती हैं और उनको उनकी उजरत भी मिलती है। वहीं पर इन्होंने भी एक तरीका निकाला कि ड्रेसेस के ऊपर उनका काम हुआ हो और लोग उसको वेयर करें शहरों के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी अक्कासी होगी हमारे कल्चर की भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनर मोहतरमा सबा रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? शुक्र है। ओके सबा, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हमने आपकी कर दी हैं, ठीक है। सो यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया? आप तो डेंटिस्ट थे। डेंटिस्ट थी, लेकिन देखती तो रहती थी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ख़वातीन तो शॉपिंग हमेशा ही करती रहती हैं। तो एक चीज़ थी जहन में कि कल्चरल वेयर अच्छा मिल जाए, जिसमें हमारे जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल काम हुआ होता है वो हमेशा से पसंद था, लेकिन उसको अपनी मुनासबत से करवाना चाहते थे। तो 1-2 ड्रेसेस हमने अपने बनाए, तो हमने कहा कि क्यों ना वो लोगों को पसंद आए। फिर हमने उसको सोचा कि क्यों ना मैं इसको आगे लेके बढ़ूँ। बस आहिस्ता आहिस्ता जब काम स्टार्ट किया तो वो काफ़ी मकबूल हुआ, इंटरेस्टिंग होता गया। फिर जैसे हमने एग्जीबिशंस की, लोगों ने बहुत हमारी हिम्मत बढ़ाई कि अच्छा काम। अच्छा, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था, आप ज़रूर बताएं लोगों को, आपने ये जो रूट है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा आप कपड़ा कहाँ से ले रही हैं और किस तरीके से करवा रही हैं, सारा प्रोसेस ज़रा समझाएं। हमारा बेसिकली लाहौर बेस्ड है हम लाहौर से कपड़ा अपना परचेज़ करते हैं सारा, और लाहौर से फिर ये जाता है हैदराबाद। वहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑफिस कह लें आप, सेकंड हेड कह लें, वहाँ पे हमारी ये कटिंग होती है इस कपड़े फैब्रिक की, क्योंकि हम रली पे काम करते हैं ज़्यादा। तो रली का कपड़ा पहले सारा कटिंग होती है, फिर वो वर्कर्स के हाथ में जाता है। उसके बाद वो उसको घर बैठ के ही अपने सिलाई करती हैं, और हमारी ही वर्कर्स जाती हैं जो उनसे वो घर घर से कलेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ की ख़वातीन को अमूमन इतने बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। तो हम अपनी ख़वातीन को वहाँ भेजते हैं, जो हमारी वर्कर्स होती हैं वो जाती हैं, वो उनसे कपड़ा कलेक्ट करती हैं और फिर वो वापस वो हमें भेजती हैं, और फिर यहाँ पे उनका फ़ोटोशूट होता है, और उसके बाद वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे सारी प्रोसेसिंग होती है। सबा, कितना मुश्किल था ये टास्क करना, क्योंकि बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ हाउसवाइफ, आपको कितनी सपोर्ट मिली इस चीज़ में, और कितना जो है वो आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट मिली थी घर से, इतना रुकावट कोई भी नहीं मैंने ज़्यादा फेस की। सोशल मीडिया का थोड़ा सा फेस हुआ था, लेकिन उसके लिए फिर काफ़ी हद तक हमारे कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो कोर्सेज़ मैंने काफ़ी लिए थे, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद हो गई थी। और फिर लोग काफ़ी अच्छे मिल गए, शुक्र है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प की, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने। तो अच्छा, आपने अभी तो ये समझाया कि आपका प्रोसेस क्या है, ये आपने रूट जो है निकाला कैसे, आपको पता कैसे चला, आपने रिसर्च क्या की थी? हमने जो मेन रिसर्च की थी अपनी सोशल मीडिया के थ्रू ही की थी। फेसबुक के ग्रुप्स देखे थे, वहाँ पे जो ख़वातीन काम कर रही थी ये उनसे हेल्प ली थी। कुछ ख़वातीन, ये जब मैंने स्टार्ट किया था तब सोशल मीडिया पे ये पेजेस और ये सेलिंग ग्रुप्स बिल्कुल नए नए थे। तो हमारा ये सफ़र अमूमन इकट्ठा ही स्टार्ट हुआ था। तो जितनी औरतें मेरे साथ और थीं उन्होंने भी प्री कोविड ही आपने शुरू किया था? जी, प्री कोविड हमारा ये शुरू हुआ था, और फिर बीच में जब कोविड आया तो ऑनलाइन वो ट्रेंड एकदम बढ़ गया था, उसकी वजह से हमारे बिजनेस को कह लें कि एक थोड़ा सा बूस्ट मिल गया था। सब आप इनकी स्टिचिंग किस तरीके से करवाती हैं, कि आपने कोई स्पेसिफिक इसके लिए टेलर रखा हुआ है या किस तरीके से, और जो बाकी काम आप करवा रही हैं उसमें आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर रही हैं? जो हमारा टेलर है वो हमने अपना स्पेसिफिक रखा हुआ है, हमारा टेलर स्टिचिंग अलग है। वहाँ पे हमारे कपड़े जो पहले कटिंग के लिए या फिर हमने बीच में कुछ स्टाइलिंग के लिए कट्स करवाने हैं, क्योंकि पहले वो प्लेट्स डलती हैं या लेसेस या कट्स होते हैं, उसके बाद वो रली पे जाता है। क्योंकि रली के बाद अगर हम कट करें तो हमारा जो रली है या कढ़ाई है वो ख़राब हो जाती है। तो हमारा काम मुनफरिद इसी लिहाज से होता है कि हमारे पहले गले बन जाते हैं, उसके बाद इस तरह उसके ऊपर काम होगा, या पहले हम उसके ऊपर प्लेट्स डलवा लेंगे, उसके बाद साइडों पर उसके काम होगा। तो इस तरीके से फिर हमारा जो है ना टेलर हमने अपना सेपरेट ही रखा हुआ है, जो सिर्फ हमारे ही करता है। आजकल क्या डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इन हैं और आप किन चीज़ों के ऊपर आजकल काम कर रही है, आपके पास डिमांड क्या है ज़्यादा? अब चूँकि ईद गुजर गई है तो अब हमारे पास सेमी फॉर्मल और फॉर्मल की डिमांड ज़्यादा आ रही है, क्योंकि लोग अब प्रेफर करते हैं कोई ऐसा कपड़ा लें जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, कोई ऐसा काम हो जो
परफ्यूम लगने से ये ख़राब ना हो जाए। और दूसरी ये भी चीज़ कि हर कुछ अरसे बाद जो है ना वो डिज़ाइन की तब्दीली अगर आए तो उसमें भी अच्छा लगे, बार बार जो है वो डिज़ाइन बिल्कुल, जो हमेशा से ट्रेंडिंग में आ रहे थे, जिस तरह वो नग और मोती वो हमेशा से बहुत ज़्यादा थे, अब हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम कढ़ाई के साथ, रली के साथ हमने मुकेश और गोटे का काम भी करवाया है। उससे ये है कि वो थोड़ा सेमी फॉर्मल, जी बिल्कुल, ये हमारे ब्राइडल दुपट्टास होते हैं, ये लोगों ने बहुत पसंद किए थे मेहंदी पे, और इवन जो ब्राइड्स थी हमारी उन्होंने ये अपने साथ लहंगों के साथ कैरी किए थे ये दुपट्टे। तो ये एक डिफरेंट टच आ जाता है। ट्रेडिशनल उसको आप मॉडर्न की तरफ लेके जा रही हैं कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप जो है इसी काम के साथ जैकेट्स बनानी शुरू करें, फीमेल्स की कोट्स बनाने शुरू करें और इस टाइप की चीज़ें? जैकेट्स हमारी बनी है, काफ़ी बनी थी हमारी जैकेट्स, लास्ट ईयर बनी थी वो, लेकिन अब इस साल, अब चूंकि अब आ रहा है विंटर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम जैकेट्स बनाते हैं कस्टमाइज, जिस तरह हमारे पास ऑर्डर आता है क्लाइंट का, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेजरमेंट्स का हम ख्याल रखना पड़ता है, तो वो हमारे जैसे ऑर्डर आते हैं क्लाइंट के तो हम उसको ज़रूर बनाते हैं एज पर द डिमांड, जो है एज पर द डिमांड, कलर, फैब्रिक, वो हम क्लाइंट की मर्जी का सिलेक्ट करके। और आपकी क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली भी आप कर रही हैं, यहाँ से भेज रही हैं, क्योंकि मैंने आपके पेज पे देखे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे इंटरनेशनली काफ़ी जाते हैं, ईद के करीब तो बहुत ऑर्डर्स होते हैं जो इंटरनेशनल जाते हैं, वो फिर हम कंप्लीट स्टिच करवा के उनको भेजते हैं। उसमें भी हमारी प्रॉपर कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती है, वो जो जिस तरह से कहती हैं, जो साइज़ वो भेजते हैं, हम उस पर उनकी स्टिचिंग। अब ये मुझे बताएं कि डिज़ाइन जो है वो आप खुद ऑब्वियसली करती होंगी उसको पहले, और फिर उसके बाद वो यहाँ से हैदराबाद आप भिजवा के उसको एज इट इज़ बनवाती हैं, या क्या ये प्रोसेस चलता है? डिज़ाइन कितनी दफ़ा आप एक दफ़ा उतारती हैं? डिज़ाइन में हमारा ये होता है कि पहले हम एक सैम्पल पे बनवाते हैं, जिस तरह एक शर्ट बनेगी हमारी, उस पर हम एक तरीके से रली करवाएंगे, एक तरीके से कढ़ाई करवाएंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो आया कि वो ठीक लग रही है या नहीं लग रही। अगर उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो फिर हम वो सेकंड स्टेप पर चला जाते हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस में दोबारा वही चीज़ बनती है, लेकिन थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस के साथ कोई नई चीज़ इसमें हम ऐड करते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से नहीं सही उठ रहा, इसको किसी और तरीके से हम फिर। तो बस सोशल मीडिया के अलावा आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करती हैं? सोशल मीडिया के अलावा हम एग्जीबिशंस करते हैं, हमारी अब तक 5 से 6 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं लाहौर में, और इसमें हम गवर्नमेंट के एग्जीबिशंस में भी रहे हैं, वैक्सेंट वगैरह की एग्जीबिशंस जो थी, डाची वगैरह की एग्जीबिशंस, कुछ हम होम एग्जीबिशंस करते हैं, तो एग्जीबिशंस के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो जाता है। हर साल ना कुछ कलर्स चल रहे होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा इन नज़र आते हैं, और गर्मियों में तो वैसे भी लाइट शेड्स पेस्टल किस्म के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस साल कौन से कलर्स की डिमांड ज़्यादा है? इस साल भी जिस तरह हमने सेमी फॉर्मल अब लॉन्च किया है, लेकिन हमने सेमी फॉर्मल भी पेस्टल्स में लॉन्च किया है। हमारे न्यूड पिंक्स हैं, आइस ब्लू है, पिस्ताशियो ग्रीन है और लेमन येलो है। ये कलर्स हमारे इन 4 कलर्स की अगर हम बात करें तो इन चारों में से भी हमारा जो मिंट ग्रीन कलर्स और आइस ब्लू कलर्स है ना, वो सबसे ज़्यादा हिट जाते हैं। सबा, आपने जिस तरह से कहा कि कलर्स जो हैं वो डिमांड में होते हैं, क्या स्टफ़ भी डिमांड में होता है कि हर साल जो है वो डिफरेंट स्टफ़ आए, कि कभी सिल्क का स्टफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में चला जाए, कभी शिफॉन, कभी कॉटन, इस तरीके से? जी बिल्कुल, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। पहले कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि ऑर्गेन्जा बहुत डिमांड में थी, बहुत ज़्यादा। अब ऑर्गेन्जा बिल्कुल डिमांड में नहीं आ रही, अब कॉटन है, 30 में, जी बिल्कुल, इस तरह की जो स्टफ़ है वो ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि फैब्रिक हमने समर को लेके चल रहे थे, तो कॉटन नेट का ये होता है कि वो समर में भी वियरेबल होता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इन्होंने जैकेट्स का जिक्र किया था, उसी से मेरे माइंड में भी ये सवाल आता है कि आपका टोटली जो अभी तक अटायर है दैट इज़ ईस्टर्न, सो उसको बिल्कुल वेस्टर्न करने का कभी प्लान है, या उसको मोल्ड करके शॉर्ट शर्ट्स पे जाने का या ट्राउज़र्स पे जाने का, कुछ इस तरह का प्रोग्राम? ट्राउज़र्स हमारे होते हैं ऑलरेडी, जो हम लूज़ कट में बनाते हैं ट्राउज़र्स, तो वो जो गर्ल्स हैं वो शॉर्ट शर्ट्स के साथ वो पहनती हैं। सबा, आपने कभी ये सोचा है कि आप फीमेल के लिए ही सारा जो है वो अपना डिज़ाइन करती है, कभी जेंट्स के लिए डिज़ाइन करने का सोचा? जेंट्स के लिए अभी प्रोसेस में है हमारा, तो लेट्स होप कि नेक्स्ट ईयर तक हम थोड़ा सा जेंट्स की कुर्ताज़ की तरफ भी आ जाएं, लेकिन जेंट्स में थोड़ा सा ज़ाहिर है काम का थोड़ा सा स्टाइल फ़र्क है, तो वो इंशाल्लाह। लेकिन जेंट्स से ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल, ऑब्वियसली इजी है, सीधा सीधा कपड़ा है, ठीक है, 4 यहाँ से जो है वो लाइनें लगानी है, 4 यहाँ से लगानी है, मर्द का जो है ना वो सूट तैयार हो जाए। ये तो ख़वातीन के दरमियान में कट्स और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, डिज़ाइंस क्या क्या हैं आपके पास, और किस किस तरीके से जो है ना आपने डिज़ाइंस अभी तक बनाए हैं, और उसके कट्स कुछ बताएं, क्या क्या मॉडर्न वे में आप लेकर जा रही हैं ईस्टर्न को? जिस तरह हमारा ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो एक सिंपल हमारी शर्ट्स होती हैं, इसके ऊपर से लेकर नीचे तक रली होता है, ठीक है, लेकिन अब हमने इसमें ऐसे किया है कि बीच में जो ए लाइन कट्स डाले, कुछ में हमने बॉक्स प्लेट्स डाली, कुछ में हमने बॉक्स शोल्डर डाला है,
ठीक है। और उसके बाद इन जो कट्स थे इन बॉक्स प्लेट्स के ऊपर हमने रली करवाया। बॉक्स प्लेट्स के ऊपर हमने आ रहे जो हैं ऑर्गेनिक ब्लॉक प्रिंट्स जो बहुत चलते हैं वो हमारे थे। फिर ब्लॉक प्रिंट के ऊपर मज़ीद देन अगेन रली हुआ, और इसी तरह से हमारे जो ब्लॉक प्रिंट्स था उसके ऊपर हमने मुकेश का काम करवाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लूज़ कुर्ता फिटिंग में बनवाए, जिस तरह लूज़ हमारे जिसके साथ होते हैं, स्लीव्स होते हैं। अच्छा, जो रल्ली का आप बता रही थी, रल्ली का बेसिकली कॉन्सेप्ट तो वहाँ से निकला था ना, अगर मुझे जहाँ तक सही पता है कि वो रल्ली वो जो बिछाने वाली होती है वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकला था, लेकिन मुख्तलिफ कपड़ों को जोड़ जोड़ के बनाने वाली। तो ये एक ही उसी कपड़े को या उसमें कंट्रास्ट भी करके ऑब्वियसली आप बनाती होंगी, और इसको एग्जैक्टली आप किधर यूज़ करती हैं? पूरी शर्ट के फ्रंट पे यूज़ हो रहा है या कैसे यूज़ हो रहा है? रली का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, हम भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि एक फैब्रिक होता है उसको पहले हम काटते हैं, उसके ऊपर कटिंग होती है। सिर्फ कोई फूल बनाना है हमने तो फूल की कटिंग होगी, फिर वो एक दूसरे कपड़े के ऊपर औरतें हाथ से सिलाई करेंगी। पेस्टिंग का काम बिल्कुल भी नहीं होगा, वो हाथ से एक एक टांका अपने हाथ से लेती हैं, और ये फ्रंट पे भी यूज़ होता है, बाजू पे, और हम चूँकि बैक पे भी ये यूज़ करवाते हैं ताकि एक शर्ट की एक कंप्लीट लुक आए, फ्रंट बैक स्लीव्स। ठीक है। सबा ये बताइएगा कि रली के अलावा आप कौन कौन सा ट्रेडिशनल काम जो है वो अपने ड्रेसेस पे कर रही हैं? हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक ब्लॉक प्रिंट जो होता है, जो नॉर्मल पेंट्स के साथ नहीं होता, बल्कि इनके जो कलर्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिकली बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाथ की कढ़ाई होती है, शैडो वर्क होता है, मुकेश का काम होता है, और हमने इस साल जो है वो गोटे का काम भी स्टार्ट करवा दिया। और ये सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है या डिफरेंट एरियाज आपको विजिट? नहीं, हम लोग डिफरेंट एरियाज विजिट करते हैं। अच्छा, आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि जो हम लोगों ने भी शुरू में बताया, जो आपके काम का बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है कि आप घर पे बैठी हुई ख़वातीन के थ्रू ये बनवा रही हैं, उनको उजरत जो है बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम था कि वो मिलती नहीं है, वो मेहनत जो वो करती हैं, तो वो आप लोगों का क्या प्रोसेस है? उधर भी उसी तरीके से मिल रहा है उनको? जी बिल्कुल, हम जो हमारे वर्कर्स हैं हम उनको भी अच्छा प्रॉपर अपने परसेंटेज के थ्रू ही पे करते हैं। हम ये नहीं करते कि अच्छा इतने कपड़े हैं तो इतने ले लें, नहीं, हम हर कपड़े में उनकी परसेंटेज अलग होती है। अच्छा, मतलब आप परसेंटेज बेस पे उनके साथ कर रहे हैं? जी, ताकि उनको भी जो इतनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर अजर मिले, वो इस वजह से हमारे 4 साल से हमारे साथ हैं वो। अब ये बता दें कि आपके सूट्स जो है ना वो कहाँ पर लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, और क्या प्राइस रेंज है उनकी? हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है बादे सबा के नाम से, आप वहाँ पे हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर वहाँ पे मौजूद है। और सूट रेंज क्या है आपकी? हमारी जो ड्रेसेस की रेंज है वो हम 5000 से स्टार्ट होके आप अगर फॉर्मल की तरफ जाते जाएं तो 20,000। और सेल भी लगाती हैं आप? जी, आपने बताया सेल भी लगा। तो वो किस हाँ, ये टाइम सेल का क्वेश्चन इसलिए आया था कि मेरे माइंड में था कि अक्सर ऐसे होते हैं कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि नहीं सेल आउट होते, तो उस पे आप क्या करती हैं? उनको हम सेल पे लगा देते हैं अब, लेकिन हमारे जो फॉर्मल कलेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो जाती हैं, उन पे सेल नहीं लगती है। थैंक यू सो मच सबा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्रांड और फॉर योर वर्क, एंड आई होप कि इसी तरीके से ख़वातीन को बाइख्तियार होना चाहिए और वो आगे बढ़ें, और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई डिग्री कर ली है तो उसी डिग्री को परस्यू करें, आपका कोई पैशन है उसको भी आप प्रोफेशन बना सकते हैं। ब्रेक वापस आएंगे हमारे साथ फ्रेंड। क्राइटेरिया नहीं है एज का, जेंडर का, रीजन का, सिटी का। यू हैव टू बी यंग एट हार्ट एंड क्रिएटिव। Pakistan is what I think one thing that can catapult Pakistan out of national depression is what these startups are doing. So yeah, this is what I live for: startups and early stage businesses. So yeah, I couldn't be happier to be here. We're looking forward to the great solutions. Very resilient youth है हमारी, so quite excited. मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसे ही पैसा हर तरफ हुआ है तो कुछ मेरे से भी आ जाए, उसके लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। इस्लामाबाद आज आपको दिखाते हैं, और ये प्रोग्राम होगा कैपिटल स्पेशल प्रोग्राम, आपके लिए ख़ास तौर पे पेश कर रहे हैं। तो बारकाऊ बाईपास के साथ साथ काफ़ी एरिया लीनियर है जो कि अवेलेबल है, ग्रीन है, वो तमाम हम डेवलप कर रहे हैं। जो नए हमारे प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में हैं उसमें एक शाहीन
चौक है जहाँ पर जिसका भी वो हुआ आपके वज़ीर साहब ने जहाँ दूसरा आपका एक चौक पॉइंट है सरीना चौक के ऊपर भी, वहाँ पर भी लोग आके ठहर जाते हैं, तो उसका भी हम जो ट्रैफिक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। इसी तरह पारा से आगे भी पहले आप 4-4 लेन में आ रहे हैं, आगे 2-2 लेन को हम ऐड कर रहे हैं। ये तो गेम चेंजर है जी, सी पैक को गेम चेंजर कहा जाता है पाकिस्तान के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये इस्लामाबाद के लिए गेम चेंजर हैं। दावे से कहते हैं कि एक साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं पिछले, समझें अगर ये काम कंपैरिजन किए जाएं तो 10 साल में भी करना बंदे को मुश्किल लगता है। ये तोहफा समझे ना करो, मेरे बच्चे भी आ रहे छोटे-छोटे। कुछ हो गया तो पाया ना, जिम्मेदार मेरे प्रोड्यूसर साहब ने या मेरे डायरेक्टर साहब ने। हमें ये कहा भी गया है कि जो मूजी ऐसी चीज़ें हैं उससे बचना भी है, इसकी दुआएं भी हैं। बच्चों पे पढ़ के फूका भी करें और अपना भी ख्याल रखें। टैलेंट की बात करें और यंग टैलेंट की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे ही 2 नन्हे मेहमान जो है वो मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको बताती चलूँ कि बॉक्सिंग करते हैं ये दोनों नन्हे मेहमान, और बहन भाई भी हैं, फजर फातिमा, और इनके साथ इनके भाई भी मौजूद हैं। यस, फजर फातिमा हैं 12 साल की और उनके भाई हैं 15 साल के मोहम्मद हसनैन रज़ा। और मैं ये देख के हैरान हो रहा हूँ कि बॉक्सिंग में मैंने भी बहुत स्टडी किया है और बहुत सारे बॉक्सर्स मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये बच्चे अभी तक कहाँ पर गुम थे कि इनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताएं। तो तकरीबन अभी तक 40 गोल्ड मेडल्स ये अपने नाम कर चुके हैं और मुझे इनको मिल के जो है बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑल पाकिस्तान चैम्पियन भी 3 मरतबा रह चुकी हैं फजर, और इसके अलावा हसन रज़ा जो हैं वो भी तकरीबन 40 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फजर फातिमा और हसनैन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा ट्रॉफिक्स जो है ना, आपको हर एक ट्रॉफी की, हर एक मेडल की हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो स्टार्ट करूँगा हसनैन आपसे कि किससे शौक़ हुआ था, किसको फॉलो कर रहे थे, कहाँ से इंस्पिरेशन आई थी? छोटे होते बाबा को देखता था, बाबा मिस्टर लाहौर रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो क्या कहते हैं उनको शौक़ था एक, जब हम लोग आहिस्ते आहिस्ते जब वो हमें स्पोर्ट्स करवाते थे, फिर हमें शौक़ हुआ कि हम लोग बॉक्सिंग करेंगे ना। हम लोगों ने देखा बहुत सारी जगह पे मोहम्मद अली किले को, तो हम लोग उनसे इंस्पायर हुए, इसलिए इस तरह हम लोगों ने बॉक्सिंग को स्टार्ट किया। ठीक है, और पाकिस्तान में कैसे आपको मिला था बूस्ट अप? कहाँ से, किसी एकेडमी में ज्वाइन किया था या बाबा से? हम लोगों ने क्या कहते हैं क्लब ज्वाइन किया था, सर दाऊद का आमिर खान बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया था। वहाँ पे हम लोग अपने सीनियर्स को देखते थे, उनसे इंस्पायर हुए और फिर हम लोग इसी तरह मतलब के बड़े, और मतलब कि हमारा हौसला बढ़ा। और फजर आप भी बॉक्सिंग करती हैं, ये नहीं कभी कहते कि लड़की हो चोट लग जाएगी, आराम से बैठो, कोई और एक्टिविटी कर लो? इस पे मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। न्यू सिटी में एक रेस हुई थी जो सिर्फ लड़कों की थी। वो कहते हैं आप रेस नहीं कर सकती। मेरे फादर ने कहा आप बेशक इसको मेडल वगैरह ना दें, आप ना इसको रेस खिलवा दें। उसमें 1500 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी और सारे बड़े बड़े थे। इनके अलग रो थी, मेरी अलग रो थी, तो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की सारे लड़कों में। वंडरफुल, बहुत खूब। सो इसका जवाब आपको अच्छा खासा जो है ना मिल गया होगा। अच्छा, लड़कियों को कम ना समझें। हाँ, डेफिनेटली लड़कियां लड़कों से कमजोर नहीं होती। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। सो फजर, आपने किस एज में शुरू किया था बॉक्सिंग? मैंने 6 साल की उम्र से फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की और मेरा 6 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था, जिसमें मैंने एक सेट में 1000 पुशअप बिना रुके लगाई थी। और 8 साल की उम्र में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और इतनी अचीवमेंट्स जीती। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो दोनों बहन भाई के दरमियान में कभी स्पैरिंग सेशंस होते रहते हैं? जी, ये मेरे साथ स्पारिंग करती है, उसमें क्या कहते हैं इसको मौका देता हूँ मारने का, छोटी बहन इसको मौका देता हूँ। देखो ये क्या बात कर रहे हैं। हसनैन कहीं पे हाथ हल्का रखते हो यार, छोटी बहन है, तो वो छोटी बहन है, मैं मौका देता हूँ। मैं इसको सही जोर का मारती हूँ। हाँ, वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे शक ना करे। अच्छा, तो सबसे बेस्ट कंपटीशन फजर आपकी लाइफ का जो है ना, जो आपको यादगार होगा, वो कौन सा था? सबसे जो बेस्ट था मेरा न्यू सिटी वाला था, और लाहौर में हमारे वन जैप चैंपियनशिप जो 1 साल में 1 दफ़ा होती है, उसमें मेरा सबसे बेस्ट था बॉक्सिंग में। वंडरफुल। और हसनैन आपका? मेरा अफगानिस्तान के साथ फाइट हुई थी, ये मतलब कि 3-4 महीने पहले, वो मेरी मतलब कि करियर की सबसे टफ फाइट थी। वो मेरा सबसे बेस्ट रहा था। और उसके बाद एक इवेंट हुआ था लाहौर में, कौन बनेगा पंजाब चैंपियनशिप, वो मतलब तो आपने अभी तक कितनी इंटरनेशनल फाइट्स की हैं? इंटरनेशनल फाइट नहीं की, मतलब कि 2 दफ़ा अफगानिस्तान के ओपोनेंट्स के साथ मेरी फाइट हो चुकी है, वो पाकिस्तान में हुई है।
पाकिस्तान में जी। हुई है। और फजर, प्लान क्या है आपका? आपने बॉक्सिंग को परस्यू करना है, आगे लेकर जाना है? इंशाल्लाह बड़े होके हम ओलंपिक्स बॉक्सर बनेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। फजर, इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं या कौन कौन सी हॉबीज़ हैं आपकी? मैं बॉक्सिंग करती हूँ, रनिंग वगैरह होती हैं और काफ़ी मतलब ट्रेनिंग वगैरह हम लोग फिटनेस की वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं और ये हमारी चीज़ें होती हैं। कोई स्पेशल डाइट प्लान भी फॉलो करती हैं इसकी? स्पेशल डाइट तो नहीं, बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जूस वगैरह, मतलब हम लोग ट्रेनिंग वगैरह के बाद भी खा लेते हैं। वाह। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रॉफीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो मेडल्स इन्होंने पहने हुए हैं, इनके अलावा यहाँ पर इनकी फैमिली खड़ी है और दोनों हाथों में यूँ मेडल्स लेके खड़ी हुई है। तो माशाल्लाह से इतनी अचीवमेंट्स हैं इनकी। हसनैन, पाकिस्तान में किसी को फॉलो कर रहे हो आप बॉक्सिंग में? किसी को पाकिस्तान अच्छा में लग रहा हो? हमारे जो कोचेज़ हैं, तैमूर खान, असद भाई, ये बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन स्पोर्ट ना होने की वजह से क्या कहते हैं आगे नहीं जा पा रहे। इस तरह उसामा भाई हैं, असद भाई हैं, तैमूर भाई हैं, इनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं, इनको देखते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। पर हुकूमत की सपोर्ट ना होने की वजह से हम लोग फजर, आपका रोल मॉडल जो है वो कौन है? किसको आप फॉलो करती हैं? आप समझती हैं कि ये जो है ना, मुझे इनकी तरह बनना है बड़े होकर? मैं प्रिंस नसीम को फॉलो करती हूँ। मुझे मतलब उनके ना वो बहुत मतलब गेम को ना गेम की तरह नहीं लेते वो, मतलब उनका स्टाइल डिफरेंट होता है ना, जिस तरह बॉक्सर्स का होना चाहिए। जिसको डांस नहीं आता वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसका फुटवर्क में होता है वो। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप दोनों प्रोफेशनल में हो ना? प्रोफेशनल बॉक्सिंग, एमेच्योर बॉक्सिंग, एमेच्योर में हो अभी? अभी प्रोफेशनल के लिए 18 साल से 18 साल से ऑनवर्ड होता है। तो प्लान यही है कि प्रोफेशनल में जाना? इंशाल्लाह आगे 18 साल की उम्र के बाद मतलब कि प्रोफेशनल ज्वाइन ठीक है। करेंगे। अब आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ, 3 में हूँ। और आप? मैं 7 में। आप 7 में हो। आप लोगों को देखकर, आप लोगों के क्लास फेलोज कितने ऐसे हैं जो इंस्पायर हुए हैं और जो बॉक्सिंग की तरफ आए हैं, फिजिकल फिटनेस की तरफ आए हैं? वो बस अप्रिशिएट वगैरह करते थे, सपोर्ट भी नहीं करते थे ना कोई। मतलब कोई लोग देखते थे हमारी कॉलोनी में, काफ़ी लोगों ने हमें देख के शौक उनमें पैदा हुआ, वो हमें देख के ट्रेनिंग करते थे और कुछ चाहते थे कि हमें भी ट्रेनिंग करवाओ, हम भी उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाते थे। और हसनैन, आपके क्लास फेलोज यहाँ? जी काफ़ी इंस्पायर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डिग्रेड भी करते थे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी होते थे। मतलब कि ज़्यादातर डिग्रेड वाले ही होते थे कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी में आओ, बॉक्सिंग फजूल मतलब की चीज़ है। तो मतलब ज़्यादातर लोग डरते हैं कि इसको कुछ कह दिया तो ये तो आगे से मार देगी। काफ़ी लोग, मेरी ना पहले कल फाइट थी तो एक लड़का दूसरे लड़कों को कहते हैं इसके साथ तुम्हारी फाइट करो, वो कहता माफ़ करो भाई मैंने मरना नहीं है। वाह। तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स जो हैं वो बॉक्सर्स की होती हैं अपनी अपनी, तो कोई ख़ास टेक्निक के ऊपर हसनैन आप काम करते हो अपनी ट्रेनिंग के दौरान? बॉक्सिंग के अंदर टोटल 12 पंचेज होते हैं, मैं उस पर फोकस रहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर फाइटर्स जो होते हैं वो मतलब कि इतने अच्छे नहीं होते, मतलब कि इतनी अच्छी गेम नहीं होती। जो टेक्निकल गेम होती है वो 12 पंचेज के अंदर रहकर मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। तो मतलब कि और फजर आप? मैं भी 12 पंचेस में होता है, मेरा फेवरेट पंच जो है वो अपर कट है। तो आप वो बहुत जोर का पंच जो है वो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखाएं। जी, शैडो बॉक्सिंग में? हाँ, थोड़ा सा फ्रेम लेकर जो है ना, यहीं पर खड़े हैं आप बेशक। सो वाओ, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आ जाए आप, ठीक है, बैठ। अच्छा, सो ये पाकिस्तान के वो होनहार बच्चे हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। उनका माइक जो है वो शैडो बॉक्सिंग के दौरान थोड़ा सा डिटैच हो गया, तो तब तक हम वो भी उनको करते हैं अटैच दोबारा से। और लेकिन इन बच्चों को यहाँ पर लाने के और इसके अलावा जितने भी हम लोग सेगमेंट्स करते हैं बच्चों से रिलेटेड, मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को भी हौसला अफजाई हो कि ये हुकूमत की तरफ से ये एक प्लेटफॉर्म कि उन बच्चों को हम लोग आगे लाएं, पोर्ट्रे करें और यहाँ से देखकर बहुत सारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी इनको बुलाएं। और जब इन बच्चों की एक वो आउटरीच बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनके साथ वो इन्वेस्टर और सपोर्टर्स वाला जो सीन है वो भी बढ़ेगा। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे और फिर दोबारा से गपशप की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहें। मुख्तलिफ प्रोग्रामों पेश की गई, ड्रामे बराजी, म्यूजिक प्रोग्राम्स वही पके। पीटीवी दी कोशिश है कि नवी तो सोहनी आवाज़, नवेकली आवाज़ आवे जिहड़ी दुनिया ते राज करे। फुल्लां दी, दरख्तां दी नवी जिंदगी है बहार।
सिंध जो ख्वाब साबिया हमारे साथ मौजूद हैं दो नन्हे शाइनिंग स्टार्स और फजर फातिमा और उनके भाई हसनैन, जो कि बॉक्सिंग के चैंपियंस भी हैं, बॉक्सिंग खेलते भी हैं और बहुत सारी और प्रैक्टिसेस भी करते हैं। एग्जैक्टली सो हम लोग जिक्र कर रहे थे और शेडो बॉक्सिंग के दौरान जो है ना वो माइक डिटैच्ड हो गया। अच्छा, बॉक्सिंग को आप लोग स्टडी भी करते हो? जी, बॉक्सिंग को हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब कि देखते हैं हम लोग बड़े बड़े जो कोचेज़ हैं उनको देखते हैं, उनकी टेक्निक्स देखते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं। और वो गोल्स जो आपने सेट किए हुए हैं ना ओलंपिक्स तक, सो उससे पहले किन किन गोल्स पे टारगेटेड हैं? एशियन चैंपियनशिप पे, वर्ल्ड यूथ टाइटल पे? या हमारा अभी फर्स्ट टारगेट जो है वो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है, उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप है और फिर मतलब इंटरनेशनल फाइट्स हैं। फजर, अगर कोई बॉक्सिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि पहले उनको फुटवर्क पे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें फर्स्ट जब स्टार्ट होती है उसमें 12 पंचेस पहले होते हैं, जो आपको मतलब बॉक्सिंग का एक फर्स्ट स्टेप कह लें होता है, जिससे आपको मतलब वो कर लें, अगर आप ठीक होते हैं तो फिर आपका स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है, मतलब कि बेसिक जो है वो फुट जो होता है, फुट के बगैर आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते। और मिनिमम आपको क्या लगता है कि क्या एज होती है जिससे आप बॉक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में 7 इयर्स की एज से आप शुरू कर सकते हैं बॉक्सिंग। 7 इयर्स से जो है वो ऑनवर्ड्स आप जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ज़रा बताएं अपनी ट्रेनिंग के हवाले से, क्योंकि जो मैंने बॉक्सर्स देखे हैं उनकी ट्रेनिंग जो है ना बहुत आला, और जिस तरीके से उनकी रनिंग और वो सारा स्केजुअल होता है। हम लोग 3-3 घंटे जो है पहाड़ों पर रनिंग करते हैं, और वैसे स्केजुअल जो ट्रेनिंग है उसमें 2 घंटे रनिंग करते हैं और शेडो करते हैं, मतलब कि बॉक्सिंग शेडो होती है, और क्या कहते हैं वेट ट्रेनिंग होती है, और क्या कहते हैं बॉक्सिंग बैग होता है और पैड वर्क होता है। शुरू में जब आप लोगों ने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो बहुत सारी इंजरीज वगैरह भी आएंगी, उनसे कोप अप करने के लिए आपने क्या किया? वो जब हमें कोई इंजरी आती थी तो हम लोग वही ट्रेनिंग दोबारा करते थे तो वो हील अप हो जाती थी, मतलब उसी से हील अप होती थी। प्रैक्टिस को जो है वो दोबारा आप कंटिन्यू कर। आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है कि हाँ हमने जो है ना इस पैशन को कंटिन्यू रखना है? हम लोग क्या कहते हैं जब जीतते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, और क्या कहते हैं जब हमें कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तब हम लोग मोटिवेट। कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो है वो आपकी फाइट का आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहते हो? कोई मोमेंट्स होते हैं ना, हर किसी के फाइट से पहले के मोमेंट कुछ बहुत अच्छे होते हैं, फाइट के बाद के मोमेंट्स कुछ बहुत अच्छे होते हैं, ड्यूरिंग फाइट कुछ बहुत अच्छा होता है, तो कुछ मोमेंट्स? मतलब कि जब एक दफ़ा क्या हुआ, मेरी फ़ाइट थी मतलब लाहौर में ना, मतलब कि मेरे ना काफ़ी टफ ओपोनेंट था, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता था कि वो कैसा ओपोनेंट है, तो जब मैंने उसके साथ फाइट खेली और उसको हराया तब मुझे पता लगा वो बहुत बड़ा मतलब चैंपियन था पाकिस्तान का और काफ़ी अच्छा फाइटर था। और फजर, आपका कोई ऐसा? मैं तो जब फाइट करती हूँ नॉकआउट से करती हूँ, मेरे आगे कोई लड़की नहीं टिकती। तो अभी तक आप अनडिफिटेड हैं? दोनों अनडिफिटेड हैं, रनिंग में भी और बॉक्सिंग में भी। क्या बात है। अच्छा, रनिंग पे भी आप लोगों का फोकस है ज़रा? ठीक है। थैंक यू सो मच फजर फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच हसनैन फॉर कमिंग, विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरीके से बढ़ते रहें, काम करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप फोकस रहें अपने मिशन के ऊपर, अपने टारगेट को आपने अचीव करना है, क्योंकि अभी तक एक टाइटल ही पाकिस्तान आया है वर्ल्ड यूथ का, और एशियन चैम्पियंस आ चुके हैं, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक का भी आप लेकर आएंगे। थैंक यू। सो ये वो बच्चे थे बड़े ही कमाल के जो हमारे पास आए और इन्होंने अपने फ़न का भी मुजाहरा किया, और यकीनी तौर पर इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो इनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, इनके वालिदैन की मेहनत का मुंह बोलता सबूत हैं, क्योंकि इन्होंने भी मेंशन किया कि इनके फादर भी बॉक्सिंग से ताल्लुक़ रखते थे, और वो एक मिशन होता है ना जो आप पूरा ना कर सकें लेकिन आप अपने बच्चों के अंदर वो अगर इनकल्टिकेट करते हैं तो डेफिनेटली और ये एक म्यूचुअल एफर्ट होती है पेरेंट्स की और बच्चों की कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी चीज़ों को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। और एफर्ट्स की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें तो इसी तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं
हैं जिन्होंने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और बहुत सारे लोगों को हमने सुबह पाकिस्तान में शामिल भी किया है। और आपको पता है कि डियाना अवार्ड जो है वो 180 जो है नौजवानों को इस साल मिला है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं और आज भी इसी तरीके से एक यंग स्टार जो है उनका नाम जो है वो हम इसमें शामिल करने वाले हैं। बिल्कुल जी, माशरे को बेहतर बनाने की कोशिशों में 6 पाकिस्तानी नौजवानों ने डियाना अवार्ड ये जीता है और रवा साल दुनिया भर में 180 नौजवानों ने ये डियाना अवार्ड जीता था 2023 में। और एक समाजी कारकुन है ईशा मेहताब, ये आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से और ये भी वसूल करंदगान में बरतानिया में दुनिया भर से जो कुछ इंतहाई मुतासर कुन नौजवान थे उनमें शामिल थी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। तो ईशा मेहताब पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और जहनी सेहत के हवाले से आगाही पर काम कर रही हैं और 17 साल की उम्र से जो है ना वो इनका मिशन और बहुत कोशिशें जो हैं वो चल रही हैं और हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं ईशा मेहताब। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आप ठीक होंगी। मुझे ये बताइएगा कि ये मिशन और विजन आपका एक्चुअली है क्या जिसका आगाज़ हुआ, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियाना अवार्ड के लिए। Walaikum Assalam. Thank you so much for inviting me. I am very honored to be here today. So The Mirror मेरी NGO थी जो मैंने 17 years old में स्टार्ट की, जिससे आपने बोला, और हमारा सबसे बड़ा मिशन यही रहा है कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करें यंगस्टर्स को फ्रॉम टू माई टाइम देयर वेरी लिटिल, क्लासरूम्स में, स्कूल्स में, ताकि उन्हें पता लगे जो प्रेवलेंट इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, सच एज़ सेक्शुअल हरासमेंट और इस तरह के काफ़ी और इश्यूज़ जो बच्चों को फेस करने पड़ते हैं और जो वो अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से किसी से बात नहीं कर पाते। तो हमारा मेन मिशन यही है एजुकेशन, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बट एजुकेशन के साथ साथ वी हैव रन वेरी डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक सोशल इंटर्नशिप्स हमने कुछ शुरू कराई हैं फॉर यंगस्टर्स। वी हैव फाइनेंशियल एड फॉर पीपल एंड women स्पेशली विद फैमिलीज, सिंगल women who need help, and we have legal help, we have psychological, emotional help जो हमने licensed psychologist के साथ भी provide किए हैं। So all of these हमारे goals रहे हैं शुरू से अब तक। वंडरफुल। ईशा, आप जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम करी, इस अम्ब्रेला के अंडर जो है वो आप कौन सी इनिशिएटिव्स ले रही हैं? अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर हमारा सबसे अभी फ़िलहाल जो बड़ा इनिशिएटिव है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से भी है, क्योंकि हमने हमेशा द मिरर के थ्रू सेक्सुअल हरासमेंट पे और जेंडर वायलेंस पे और जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन थ्रू एजुकेशन और हमें काफ़ी रिसर्च के बाद पता लगा है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते। सो वुमेन स्पेशली दे नीड अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, ताकि वो थेरेपिस्ट से बात करें। बट ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट दैट वी आर हेडिंग विद दैट, लड़कों को भी, मर्दों को भी उससे ज़्यादा बल्कि ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ हमें सोसाइटी में यही कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं और छोटी एज से हम इस तरह की चीज़ें सिखा रहे होते हैं बच्चों को। तो आई थिंक ये हमारा फ़िलहाल सबसे बड़ा फोकस है, स्पेशली विद माई न्यू स्टार्टअप विच इज़ इंशाल्लाह गोइंग टू स्टार्ट एज माइंडफुली। तो इस तरह के ये गोल्स हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये द मिरर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये बताइएगा कि ये सेल्फ फंडेड है या इसकी आप लोग जो है वो चैरिटी करते हैं? और दूसरी चीज़ ये यहाँ के आपके जो हमारे पास इंट्रो है, डिटेल्स हैं, उसके अंदर ये मेंशन है कि कुछ दस्तावेजी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और कुछ शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर भी आपने काम किए हैं। सो वो भी इन्हीं मौज़ूआत से रिलेटेड थी और उसके हवाले से कुछ बताइएगा। जी, हमारे NGO सेल्फ फंडेड है। हम लोग डोनेशंस के थ्रू काफ़ी अरसे तक इस तरह ही चलते हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिशों का वक्फे से सिलसिला जारी है। नारालई में इस वक्त सूरत हाल जो है वो सैलाबी कैफियत इख्तियार कर चुकी है। खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं, समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पिशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 10 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। और आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला अल सुबह से जारी है और नारालई में इस वक्त
सैलाबी कैफियत जो है वो जारी कर दी गई है, ख़तरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी में जो गवाल मंडी का पुल है, नाललाई का पुल भी इसको कहा जाता है, ये बहुत बड़ा पुल है। रावलपिंडी का जो राजा बाजार है इसको कनेक्ट करता है ये रावलपिंडी कैंटोनमेंट के साथ, और मैं इस पुल के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है जो वाटर सेंसिंग लेवल जो इस वक्त मेरे पीछे मुझको नज़र भी आ रहा है, आई एम सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकूँगा, यहाँ से काफ़ी दूर है। ऑलमोस्ट इस वक्त 14 फुट के करीब जो है वो पानी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल रात से ऑलमोस्ट जो है वो मूसलाधार जो है वो बारिश हो रही थी, और उसकी वजह से यहाँ पर जो पानी का लेवल है इस जगह पर 19 फुट तक गया है। और यहाँ पर जो प्री अलर्ट की जो लेवल है वो 11 फीट है, और अलर्ट का जो है जिसमें इमरजेंसी जो है वो इस इलाके में नाफिज कर दी जाती है वो 15 फुट है। तो उसको क्रॉस करते हुए 19 फुट तक जो है वो पानी गया है, और उस वजह से यहाँ पर सायरन बजाए गए। जो मुकामी जो ये नशेबी इलाके हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको वैक्यूएट भी कर लिया गया है। तमाम जो अमला है उसको स्टैंड बैक कर दिया गया है, हाई अलर्ट है। पाक फौज के दस्ते हैं उनको भी जो है वो तलब कर लिया गया है किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। इसके अलावा वासा की जानिब से MD वासा साहब खुद भी मौजूद हैं, उनका अमला भी यहाँ पर मौजूद है। उनके एक्सकवेटर्स, क्रेन, हैवी जो उनके पंप्स है, हैवी जो मूविंग मशीनरी है, वो सारी की सारी यहाँ पर बुला ली गई है ताकि किसी भी किस्म की जो हंगामी सूरत हाल उससे निपटा जा सके। पानी का लेवल इस वक्त क्योंकि मरी, उसके मदाफात और ये रावलपिंडी शहर के जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की जो शिद्दत है उसमें थोड़ी कमी आई है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पानी का लेवल बदतदरीज कम तो हो रहा है, मगर उसके बावजूद जो है वो इस इलाके में क्योंकि इमरजेंसी है, हाई अलर्ट है, सारा अमला जो यहाँ पर मौजूद है किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। यहाँ पर जो है वो सूरत हाल जो है वो इस वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, मगर फिर भी जो है एवरीवन इज स्टैंडिंग बाय। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हसन तारिक वक्त अपडेट कर रहे थे। नारालाई की इस वक्त की सूरत हाल से रिलेटेड हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सो यकीनी तौर पर आप लोग भी एहतियात करें। वहाँ पर आप लोग अगर मौजूद हैं तो इज्तनाब करें पानी के आसपास जाने के लिए। एंजॉयमेंट का इस वक्त ये जरिया नहीं है, यकीनी तौर पर आप सबको महफूज रहना है। वापस आएंगे अपने लाहौर स्टूडियो गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं ईशा मेहताब, डियाना अवार्ड होल्डर। सो हम लोग जिक्र कर रहे थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, प्लीज़ उसकी ज़रा डिटेल बताइएगा, और दूसरी चीज़ शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हवाले से। जी जी, सो शॉर्ट फिल्म्स का क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ वो मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। हमारे पास टीम्स हैं यंगस्टर्स की जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज राइट्स और निकाहनामा पे जो मसले आते हैं, वेयर औरतों को पता नहीं लगता कि उनकी क्लॉजेज ही काट दी जाती हैं और वो किस तरह के हक मांग सकती हैं। इस तरह की शॉर्ट फिल्म हमने बनाई है। हमने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बनाई है कि उनको किस तरह के हक मिलने चाहिए। और आई थिंक इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए पर्सनली सबसे फेवरेट था वो यही था निकाहनामा वाला, बिकॉज वो काफ़ी उसकी रीच रही थी एंड अ लॉट ऑफ वुमेन वर इम्पैक्टेड, और सब ने अपने आप से भी वादे किए थे कि हम लोग इसको सीरियसली लेंगे, हम अपने पूरे निकाहनामे को पढ़ेंगे जो हर औरत का हक है। सो हमने इस पे काम किया। यस, आपको मैं ये बताऊं कि मुझे अभी तक जो है ना वो मीडिया में और ये इस तरह बात करते हुए बहुत सारे गेस्ट में दूसरी कोई खातून ऐसी मिली हैं जिन्होंने निकाहनामे के ऊपर ये बात की है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमारी बच्चियों को निकाहनामे का पढ़ने का पूरा हक है, उनको पढ़ना चाहिए। और ये फैमिलीज़ को चाहिए कि वो इनकरेज करें इस चीज़ को। उस वक्त जो हड़बड़ी मचती है वो ना मचाया करें और सुकून से बैठ के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन के बगैर ही, मतलब आपको बताए बगैर ही जो है वो उसमें कट हो जाती हैं, और बाद में लेटर ऑन जो है वो किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के हालात में आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें जो है वो आपके कौन से राइट्स जो है वो आपसे ऑलरेडी जो है वो निकाह के वक्त जो छीन लिए गए हैं। यस डेफिनेटली। अच्छा, और साथ ही ये बताइएगा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो काम कर रही है, लेकिन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिविजुअली तौर पर हम सबको एज ए सोसाइटी उठाने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आई थिंक जिस तरह आपने कहा ये घर पे शुरू होता है, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से ही हमें कुछ गलत किस्म की नॉलेज दी जाती है कल्चर के हवाले से, जो हम बड़े होके वही इंटरनलाइज कर लेते हैं, फिर हम वही आगे पढ़ाते हैं। तो आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ घर पे है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो अपने सारे प्रॉब्लम्स उनसे आके शेयर कर पाएँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स नहीं वो घर पे कुछ स्ट्रिक्ट माहौल रख लेते हैं। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल और थोड़ा सा सेफ फील कराना चाहिए बच्चों को, ताकि वो ना सिर्फ हरासमेंट के बारे में बट मेंटल हेल्थ के बारे में और डिफरेंट इश्यूज होते हैं बच्चों के, वो इजीली बात कर सकें। और सेकेंडली आई थिंक
थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए स्कूल्स के लिए, जहाँ पे हम जो करिकुलम्स, जिस तरह हमारी एनजीओ, इस तरह काफ़ी और इनिशिएटिव्स हैं बच्चों के, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए। और जिस तरह हमारा इस तरह रहा था कि हमने टीम में बहुत स्कूल्स पे कॉल्स की थी कि हमने आपके बच्चों को ये पढ़ाना है। कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को अपने बारे में, अपनी हाइजीन के बारे में पता होनी चाहिए, जो नहीं बताई जाती उनको। सो काफ़ी स्कूल्स ने हमें मना कर दिया था कि आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि स्कूल्स के ऊपर हमारा प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन से भी है और पेरेंट्स से भी है। कुछ पेरेंट्स नहीं कराना चाहते। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। इफ़ एनी स्कूल्स और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लिसनिंग और पेरेंट्स आर लिसनिंग, आप प्लीज़ थोड़ा सा इस मामले में सीरियस हो जाएं, क्योंकि इस तरह की नॉलेज बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, और वो उतनी ही कम की जा रही है, जिसकी वजह से हम इस तरह के सोशल इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। ईशा, जिस तरीके से आप बता रही हैं, ये जितने टॉपिक्स आप बता रही हैं, आपने कहा कि आपको जो है वो कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ना पेरेंट्स की तरफ से ना स्कूल्स की तरफ से, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये टैबू टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर काम करना कितना मुश्किल था, और मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली कि आपने इस काम को जो है जारी रखना है? जी, मुश्किल तो था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली भी इसको किया है हैंडल, और हमने मोर देन 400 स्कूल्स चिल्ड्रन को हमने इम्पैक्ट किया विद ओवर 2500 फॉलोअर्स जो द मिरर के रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी है, लेकिन मोटिवेशन हमें यहाँ से ही आती है बिकॉज़ इसके इनिशिएटिव कम है, और तो जो हम अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, उतना ही कम है। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, उनकी पैशंस और ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो हम उसी को बढ़ाना चाहते हैं। वी वांट टू मेक श्योर कि हम पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वी मेक पाकिस्तान प्राउड। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम अ वुमन माई सेल्फ एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ सम ऑफ वेरी हॉरिबल मोमेंट्स माई सेल्फ। तो आई वॉन्ट टू help and empower other women around me, और उनसे इस वजह से मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, क्योंकि ये मसले बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, प्रेवलेंट हैं, बट स्टिल वी आर वेरी सक्सेसफुल एंड वी होप टू बी मोर सक्सेसफुल इन फ्यूचर, इंशाल्लाह। वेल, एट लास्ट मैं आपसे कोई मैसेज लेना चाहूँगा हमारे तमाम ही यंग जनरेशन के लिए। जी, यंग जनरेशन को आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज मैं यही दूंगी कि अगर आपके अंदर एक पैशन है, अगर आपके अंदर एक ड्रीम है जो आप पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, आपके पास सपोर्ट कम है, आप फिर भी उसको शुरू करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंकरेज की जाती है। हेल्पिंग अदर्स, सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क इज़ बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिस तरह क्लाइमेट चेंज कह लें, जिस तरह अभी खबर आई थी इतनी ज़्यादा रेनफॉल की, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो बच्चे इस तरह के इनिशिएटिव्स शुरू करें एंड बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव द पैशन एंड इफ़ यू कैन स्टार्ट। तो दिस इज़ द मैसेज आई विल गिव। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या फिर चिल्ड्रन इश्यूज़ की हम बात करते हैं, लेकिन मेल्स के जो इश्यूज़ होते हैं उन पे हम यूजुअली बात नहीं करते। उनको भी बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनको एड्रेस करना कितना ज़रूरी है? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई थी। मेल इश्यूज़ आपने बोला? एग्जैक्टली, मेल इश्यूज़। अच्छा, मेल इश्यूज़, यस यस, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। हमने अपने मिरर के काम से भी बहुत ज़्यादा नोटिस ये किया था, और हमने बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी रन की हैं जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मर्दों को मना की जाती हैं, कि जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि लड़के रोते नहीं हैं। ये बच्चे, लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं हमेशा, और उनको मजबूत रहना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब लड़के भी वीक पड़ सकते हैं, और ये बताना चाहिए पेरेंट्स को कि इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। और इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ जो मेल पॉपुलेशन को आती है, जिस तरह सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो हमने नोटिस किया है
वो यही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेसेस उन्होंने किस तरह मैनेज करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उसकी वजह से लोग बच्चों को एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। सो आई एम श्योर कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे जो हमने सोसाइटी में नोटिस किए हैं, बट मेरे काम के थ्रू हमने इस तरह के इश्यूज ज़्यादा नोटिस किए हैं। फाइनेंसेस और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं बच्चे, स्पेशली बॉयज़ एंड मेल पीपल। थैंक यू सो मच ईशा मेहताब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरीके से करते जाएं और इसी तरीके से बहुत सारे अवार्ड्स आपके नाम हो और पाकिस्तान जो है वो एक पॉजिटिव इमेज हमेशा दुनिया में उजागर करता रहे। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे अभी जस्ट मैसेज मिला, ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो न्यू टेक की हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो न्यू टेक अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में फॉर इंडस्ट्रियल इनोवेशन में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुआ है पूरी दुनिया में, और इन्होंने अपना 3D प्रिंटर और वेंटिलेटर ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। सो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है, पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा होने चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों को प्रोग्राम आई होप पसंद आया होगा, ज़रूर फीडबैक दें मुझे, रोशना को, सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात हुई कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।